गुड मॉर्निंग प्यारे खजूरो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को स्वागत है। आई एम योर टीचर, योर मेंटर, योर फिजिक्स टीच का हम सफर जगजोत सर। और तबीयत पूछो मत, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। रात को 102 फीवर था भाई मुझे। बस मैं आज लेक्चर कैंसिल नहीं करना चाहता था क्योंकि आज सेकंड डे है। मैंने कहा यार कल तो खजूरों से मिले, आज कैसे लेक्चर कैंसिल कर सकता हूँ। गले की आप बैंड बजी पड़ी, आप सुन रहे हो, आवाज़ निकल नहीं रही थी रात को। मुझे पता है मैंने कितने गागल्स किए रात को कि लेक्चर हो जाए बस आज का। गुड मॉर्निंग। पहले मुझे बताओ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बहुत दबी दबी आ रही होगी। आई होप आज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको मेरी वॉइस के साथ क्योंकि आवाज़ बिल्कुल दबी पड़ी है। वैसे सर एकदम शेरों की तरह दहाड़ते हैं, नाम में ही सिंह लगा है तो दहाड़ना तो अपना बनता ही है ना। और वैसे भी खजूरो शेर है, यहाँ पे हम सब शेर हैं, ठीक है। बट आज आवाज़ बिल्कुल दबी पड़ी है। गया भाई, गला बिल्कुल गया, एकदम चौपट हो रहा है गला। आई होप थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लोगे मेरी वॉइस के साथ। जस्ट बिकॉज कि मैंने लेक्चर आज कैंसिल नहीं किया। पहले मैंने सोचा था लेक्चर कैंसिल करूं बट मन ही नहीं माना, नींद ही नहीं आई रात को। ऐसा लगा यार कल मिला था खजूरों से, आज लेक्चर कैंसिल कर दूंगा तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है, हम ऐसे पढ़ेंगे हम वैसे पढ़ेंगे, और आज ही लेक्चर कैंसिल कर दूं। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले ये बताओ आवाज़ आ तो रही है ना? राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ रही है ना आवाज़? आ रही है ना? हाँ, मैंने थोड़ी सी यहाँ से एम्पलीफाई कराई है, नहीं तो बहुत बुरा हाल है भाई गले का। जल्दी बन जाओ यार डॉक्टर, एक अच्छी सी दवाई लिख देना फिर मुझे, ठीक है। इतना वेट क्यों करवा रहे हो मुझे? अच्छे से डॉक्टर बन जाओ, फिर सर का गला खराब होगा, कम से कम मैं आप लोगों से दवाई तो ले सकूंगा। ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। ऐप पे क्लास नजर आ रही है? कल लाइव क्लास थी यूट्यूब पे, इसलिए ऐप पे थोड़ी लेट आई थी, बट अब ऐप पे क्लासेस स्टार्ट हो गई है। एकदम फुल ऑन जोश से क्लास लेंगे। आज थोड़ा सा जोश हल्का पड़ गया है पर कल से जोश पूरा होगा, ऐसा उम्मीद करना और प्रे करना यार सर का गला जल्दी ठीक करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, चलो शुरू करेंगे आज का लेक्चर। पहले मुझे बताओ कल का लेक्चर सबने देखा, सबको मज़ा आया? बहुत बेसिक था यार। मैंने ना कुछ कमेंट्स पढ़े थे, कई बच्चों ने तो ये भी कमेंट किए हुए थे कि सर बहुत मज़ा आ गया, इतना ज़ीरो से हमने पहले नहीं पढ़ा, बहुत इन्जॉय किया। बट कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे कि इतना बेसिक कौन पढ़ाता है भाई। यार मुझे एक बात बताओ, मैं बेसिक क्यों ना पढ़ाऊँ अपने बच्चों को? तुम लोगों ने एडमिशन लिया, तुम लोगों ने बोला ज़ीरो से स्टार्ट कराओ। वो चीज़ जो दूसरे टीचर नहीं कर पाते या जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं करते, उसको मैंने यहाँ पे करा है। और हमारे पीडब्ल्यू में हमेशा ही होता है कि हम बच्चों को ध्यान में रखते हैं, बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हैं, बच्चों की ज़रूरतों को डिमांड में ध्यान रख के ही अपने लेक्चर को प्लान करते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट कहा था, करूँगा तो करा भी है। इवन माइनस में चला गया हूँ, कई बच्चों को लगा होगा 9-10 के कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए सर ने, तो हम करते हैं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेता तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर नहीं होता, मैं भी छुट्टी करके बैठ जाता। पर नहीं, हम लेते हैं, हमें पता है बच्चों के एक एक दिन की कीमत क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप उन कमेंट से डेविएट मत होना। स्पैमर्स हैं, डेफिनेटली स्पैमर्स हैं, उनका घर चलता है भाई। तुम लोग क्यों परेशान होते हो? स्पैमर्स हैं, उनका काम धंधा यही है। तुम बड़े होके डॉक्टर बनोगे, वो बड़े होके स्पैमर बनेंगे। उनका खर्चा घर का स्पैमिंग से चलता है, तो उनको भी काम तो करना ही है ना, ठीक है ना। तो नहीं, गलत बात है, स्पैमर को स्पैम करने दिया करो भाई। तुम तो रोस्ट कर देते हो, तुम लोगों ने रोस्ट कर दिया था स्पैमर्स को, मैं कल देख रहा था कमेंट्स में। वो बेचारे कुछ मेरे लिए नेगेटिव लिखते थे, तुम 10 बातें लिख देते थे उसको। क्या बात है यार। चलो अच्छा लगा कि तुम लोगों ने उनको सही रिप्लाई दिया, बट यार तुम अपना ना पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो उनको स्पैमर्स को। उनका भी घर है, घर बाहर है, बच्चे अच्छे होंगे यार, उनको भी अपना घर चलाना है। उनको उनकी जो सैलरी आती है ना, वो इसी पे आती है। तो उनकी डेसिग्नेशन स्पैमिंग है तो तो हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, कुछ स्पैमर्स भी बनते हैं। आजकल ये धंधा बहुत ज़्यादा रिसेंटली जब से ऑनलाइन आया है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो कोई बात नहीं, छोड़ो उनको, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। राइट, क्लियर। चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके चल, मैं तुझे बताता हूं आज हम लोग क्या करेंगे। बेसिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आज आप लोगों को ये किस किस को जरूरत है पहले मुझे बताओ, मुझे कमेंट्स में बताओ कौन कौन इसमें फंसता है, एलसीएम में फंसता है। जल्दी मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि यार मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैंने देखा ना लेक्चर के बीच में एलसीएम ही नहीं ले पाते हैं, तभी क्वेश्चंस होते नहीं है। और हम कहते हैं पता नहीं क्यों क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं एग्जाम में। आज मैं थोड़ा बेसिक्स ऑफ एलसीएम बताऊंगा, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो रूल, यार ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। और मैं बताऊँ इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है।
और एंगल्स आर्क रेडियस, इस पे रिलेशन। देखो मेरी कोशिश है कि मैं 2 घंटे क्लास लूँ, बट मैं कुछ कह नहीं सकता कि मेरा गला कितनी देर मेरा साथ दे। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी साथ दे गया तो क्लास अच्छी चली जाएगी, बट हो सकता है थोड़ा जल्दी ऑफ कर दूँ। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना, कि मैं पूरी क्लास लूँ 2 घंटे, बट जैसा कि मेरी हालत है, आई थिंक जितना मैक्सिमम खींच सकूँ क्लास को मैं लूँगा। ओके, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें, एलसीएम में। पहले तो स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से, होमवर्क आंसर से। 4.33 इंटू 15 कैसे करना है। आप लोगों ने इसके आंसर्स किए थे, बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर्स किए थे, मेरे पास आंसर्स आए थे, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ कैसे करना था। 4.33 याद है, 4.33 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.33 और इंटू 15 किया था आप लोगों ने, मतलब 4 प्लस 1/3 और इंटू 15, और फिर आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई किए थे 60, और फिर 15 को 3 से भी मल्टीप्लाई किए थे, मतलब 1/3 से, तो ये आ गया था। किस किस का आंसर आ गया था यहाँ से, जल्दी से बताओ किस किस का आंसर आ गया था। वेरी गुड। अगला वाला कैसे किया, नेक्स्ट वाला कैसे किया तुमने, जल्दी बताओ। 1.25, यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस 0.25 और इंटू 16 ऐसे कर सकते हो, यानी कि 1 प्लस 1/4, याद है ना 0.25। 0.25 किस किस को याद है, हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था, याद है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4 इंटू 16। कितना आ जाएगा यहाँ से, 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 16 प्लस 4, क्या 20 आंसर आ गया था, क्या बात है, 20 आंसर आ गया था। अरे यार तुम तो बढ़िया निकले यार, तुमने तो सारे करे। 72 इंटू 78, क्या तरीका था, याद है मैंने इसका शॉर्टकट बताया था। 2 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करना, देखो इन दोनों को ऐड करके 10 आ रहा है, 2 और 8 को, बिल्कुल। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना 16, और 7 को उसके अगले डिजिट से, यानी कि 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 यानी कि कितना आ जाएगा 5616। बहुत बढ़िया। 43 का स्क्वायर, याद है मैंने इसका स्क्वायर लेना सिखाया था नंबर का। मैंने कैसे बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर आपको 43 का स्क्वायर करना है तो आप ऐसे 3 बार डिजिट लिखोगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, होता है ना। 4 इंटू 3 इंटू 2, क्या कर रहे हैं आप बताओ। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और कैरी लगेगा 2। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18, याद है। ये किस किस का हो गया था, 1849। इसमें कई बच्चे फंसे थे, मेजोरिटी बच्चा इसमें फंसा था, बाकी सब कर लिए थे आप लोगों ने, मेजोरिटी बच्चा इसमें फंसा था। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको लिखना था 4.33 है आपके पास, इसको क्या लिख सकते हो अगर आप ध्यान से देखोगे, 4 प्लस 1/3 लिख सकते हो। 4 प्लस 1/3 इंटू 10 की पावर -3, और नीचे क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड में क्या है 0.66, 0.67 लिखो या 0.66, ऑलमोस्ट बराबर है। ये कितना था, 2/3 था, याद है ये बताया था 2/3 होता है। आपको याद है 0.33 1/3 था, और 0.66 2/3 था, तो ये भी तो 0.66 ही है, अप्रॉक्सीमेटली तो सेम ही है। तो इंटू 10 की पावर 8। अब आप फंसे तो बस यहाँ एलसीएम में फंसे। अगर आपने इसका एलसीएम आता था तो कर लिया होगा, नहीं आता था तो आज हम एलसीएम ही पढ़ने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं, फिर हम एलसीएम भी पढ़ लेंगे। इसका एलसीएम आप कैसे लोगे, 4 देखा जाए, ये है 4 और 1/3, इसका एलसीएम 3 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस 1 और इंटू 10 की पावर -3, और डिवाइडेड बाई क्या था 2/3 इंटू 10 की पावर 8। तो ऊपर बन गया था ये 13 डिवाइडेड बाई 3, है ना, 13 डिवाइडेड बाई 3, और नीचे क्या था 2/3, ऊपर था 10 की पावर -3, नीचे था 10 की पावर 8, था या नहीं, देखो ध्यान से, अच्छे से देखो। वॉल्यूम सही आ रही है, पहले एक बार मुझे बता देना कमेंट्स में। आज मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन है, जैसा कि मैंने बताया था, बस मुझे बता देना, आपको लगे तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, अब कितना आ जाएगा, देखो अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहे हैं हम, 13/2 इंटू 10 की पावर -3, नीचे पावर -8 है तो ऊपर जाके, सॉरी नीचे +8 है तो ऊपर जाके -8 हो जाएगी। अब 13/2 कौन कर लेगा, 13/2 कर लोगे 6.5 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर ये आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेशन करना है हम लोगों को, अप्रॉक्सीमेशन। एक है, अच्छे से है, ठीक है। ओके, नाइस 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 नाइस। अब बता दो मुझे कमेंट्स में, ए के
जिसका ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था उसको शायद एलसीएम में दिक्कत है। मैं एलसीएम लेना सिखाऊंगा आज। जिसको एलसीएम में प्रॉब्लम है उसको ये एलसीएम लेने में आज के बाद मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आज हम एलसीएम भी सीख लेंगे, तो बची कुची कसर जो एलसीएम में रह गई थी वो भी आज कवर हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चल आज हम तेरे को एलसीएम सिखाते हैं। चल देख, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देख यहाँ पे क्या है, 1/3 प्लस 1/2। ओके, 1/3 प्लस 1/2। अब इनमें सबसे पहले जब तुझे एलसीएम लेना है ना, तुझे ये देखना है क्या इनके 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं। 3 के टेबल में 2 आता है? नहीं। दोनों प्राइम नंबर है सर, ना तो 3 के टेबल में 2 आता है ना 2 के टेबल में 3। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इसको भी 6 बनाओगे, इसको भी 6। 2 3 कितना होता है बोलो? 6 होता है। तो इसको भी 6 बनाओगे और इसको भी 6। अब 1/3 को 6 कैसे बना सकते हो बोलो? 1/3 को 6 कैसे बना सकते हो? आप 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर, यही जो नंबर है इसको इससे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये वाले नंबर को यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 1 है तो 3 × 1, नीचे 3 × 2। देखो दोबारा से मैंने क्या किया, इस 2 को ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस 3 को ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2/6, और यहाँ पे क्या आ गया, 3/6। अब देखो नीचे, अब दोनों में नीचे 6 है तो बस आप नीचे 6 लिख सकते हो। दिस इज द एलसीएम। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 + 3, कितना आंसर आ जाएगा, 5/6। बहुत आसान होता है एलसीएम, बहुत आसान होता है। आई थिंक ये अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, सेकेंड वाले पे आओ। चलो अब बताओ, 4/3 प्लस 1/6। 4/3 प्लस 1/6। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 के टेबल में 6 आता है ना खजूर, आता है ना, 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो इसका एलसीएम 6 होगा। इसका एलसीएम 6 होगा। तो इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, बता फटाफट। यहाँ 4/3 है, तुझे नीचे 6 चाहिए क्योंकि यहाँ नीचे 6 है, और 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2, और ये तो 1/6 है ही, तो ये आ जाएगा 8/6 प्लस 1/6, तो कितना आ जाएगा, 9/6। अब इसको 3 से काट सकता है, 3/2 आंसर आ जाएगा ये, यानी कि 1.5 भी लिख सकता है ना। ध्यान से देख, ध्यान से देख, गलती नहीं कर, गलती मत कर। देख यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। देख कई बच्चों ने आंसर अभी भी गलत दिया है। यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा, 6 को मत छेड़ फिर, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है। इसको 6 बना, इसको 6 कैसे बनाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, 2 से ऊपर, 2 से नीचे, तो ये बन जाएगा 4 × 2, 3 × 2, तो ये हो गया 8/6। अब एलसीएम 6 है तो 9/6 आया, 13/6 लिख रहे हैं कई बच्चे। ठीक है, अगले वाले पे आओ, अगले वाले पे आओ फटाफट। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, पहले मुझे बताओ थर्ड वाले में एलसीएम क्या आएगा। मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करूंगा, थोड़ी देर के लिए, ताकि सारे बच्चों को आंसर मिल सके। ठीक है ना, फिर मुझे बताना। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब पहले समझना ध्यान से, यहाँ पे 3 के टेबल में 12 आता है क्या, याद करो। टेबल्स तो याद है ना आप लोगों को, अरे छोटी क्लास में रटाते थे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, जबकि 2 जा नहीं होता था, 2 आर होता था। हमें गलती पढ़ाते हैं बचपन से, 3 2s आर, ठीक है ना, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, पर हमें बोलते थे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा, ऐसे पढ़ाते थे मैं बचपन में। क्या करें, अभी तक वही गंदी आदतें पड़ी है। बट 3 4 आर 12, 3 4s आर 12, असली ये होता है। पता था तुझे, पता था, सही बताइयो, कसम खा पता था। मुझे थोड़े दिन पहले पता चला, तुझे क्या बताऊं। मैं बच्चे से सुन रहा था, मेरा छोटा वो है, मेरा भांजा है, तो वो पढ़ रहा था 3 4s आर, अच्छा ये होता है। अब क्या करें, स्कूल में रटवाते थे हमें टीचर्स, है ना, रटवाते थे ना, क्या करें। बट अब हमें पता है 3 4s आर, इसका मतलब पता है क्या होता है, 3 4s आर, 3 4s आर 12, ऐसे होता है। ठीक है, पता था तेरे को, चल कोई बात नहीं, हमने तो सीख लिया। अब क्या करें, हम तो रट्टे ही जा रहे थे, 3 5 जा, 3 6 जा, 3 4 जा 12। तो 3 के टेबल में 12 आता है, कब आता है, चलो बताओ। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 को ऊपर 4 से और 3 को नीचे 4 से, और -5/12। अब बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, 4 नीचे 12, -5 नीचे 12। अब देख नीचे एलसीएम आ गया 12, और 4 -1 हो गया -1। तुम लोगों ने आंसर तो कर दिया था, कर दिया था ना। चल अगले पे आ, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो ये तो सबसे आसान है, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 को यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर,
3 को यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर। जब दोनों के टेबल में कुछ ना है तो जिंदगी आसान है। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर, 3 को यहाँ, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर और यहाँ भी, और -5 × 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया और 5 को नीचे मल्टीप्लाई किया। एलसीएम कितना आया तेरा 15, तो ऊपर क्या आ गया 3 - 25, यही आ गया। चेक कर, सही कर रहा हूँ ना मैं, -22/15। अब मुझे चैट में बता, क्या तेरे को सारे समझ में आ गए? देख एलसीएम आसान होते हैं, अभी क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, अभी 2 वाले दिए, अभी 3 वाले भी कराऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पर, ठीक है ना? समझ में आ गया अच्छे से? अब मुझे एक बात बताओ, जिसको अभी तक एलसीएम लेने नहीं आते थे, मुझे उनका चैट में कमेंट चाहिए कि उनको समझ में आ गया। काफ़ी बच्चों को आते थे एलसीएम लेने, काफ़ी मज़े ले रहे हैं, अरे इतना आसान, मज़ा आ गया। बट सबको आना चाहिए। देखो यार, मैं सबको आगे लेके चलूंगा। हम लोग ना, किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। मैंने ज़्यादातर देखा है लोग एक दूसरे का मजाक बहुत जल्दी उड़ा देते हैं। अबे तुझे ये भी नहीं आता, कोशिश नहीं करते उसकी मजबूरी समझने की। अबे समझो, क्या पता उसने नहीं सीखा हो। अब मुझे भी तो नहीं पता था 3/4 जार नहीं होता, 3/4 जार होता है। अगर मैं नहीं सीखता तो मेरा भी तो मजाक उड़ता ना। क्या कहते हो, खजूरों के सरदार जगजोत सर उनको 3/4 जा बोलते हैं, 3/5 जा बोलते हैं। बट किसी का मजाक उड़ाने से पहले सोचो, उसने शायद पढ़ा ही ना हो, शायद उसको ऐसी तालीम ही ना मिली हो। तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए हर इंसान को। अगर तेरे को कुछ आता है ना तो ज्ञान बांट यार, मजाक काहे उड़ाना किसी का। कोई बात नहीं, सीख लेगा यार, बढ़ जाएगा वो भी आगे। दोस्त है अपना, खजूर है यार, ठीक है? ओके, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। चल अगला आते हैं इस वाले पे। अब देख 3 आ गए, 1 से भले 2, 2 से भले 3। सबसे पहले ध्यान से देख, 3, 2, 5, इन दोनों के आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोच रहे हो इनका आपस में लेना देना है, तो इनका आपस में वही लेना देना है जो लारा दत्ता का ब्रेन लारा से है। कहोगे सर दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ब्रेन लारा क्रिकेटर, लारा दत्ता एक्ट्रेस, कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ना तो 3 के टेबल में 5 आने वाला है, ना 5 के टेबल में 2 आने वाला है, ठीक है ना? एग्जाम्पल अच्छा था, ब्रेन लारा और लारा दत्ता, दोनों के नाम में लारा लारा है, पर लेना देना कुछ नहीं है दोनों का आपस में, ठीक है? तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, अब बहुत ध्यान रखियो, तीनों को मल्टीप्लाई करना, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि सर यहाँ पे आना चाहिए 3 × 2 × 5। अबे 3 तो इसके पास है ऑलरेडी, तो तुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 5 ऊपर, 2 × 5 नीचे, यानी कि ऊपर 2 × 5 आएगा। देख रहा है ध्यान से, समझ ध्यान से। यहाँ पे 3 ऑलरेडी, एलसीएम क्या आएगा, 3 × 2 × 5, क्योंकि तीनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है यार, नहीं है लेना देना। तो 3 × 2 × 5, तो नीचे 3 तो है ही, तो 2 × 5 नीचे मल्टीप्लाई कर और ऊपर कर, प्लस अब यहाँ देख, यहाँ पे क्या है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेगा 3 × 5, क्या मल्टीप्लाई करेगा 3 × 5। और तीसरे वाले में ध्यान से देख, तीसरे वाले नंबर में ध्यान से देख, तीसरे वाले नंबर में ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेगा 3 × 2 × 5, तो इसके ऊपर क्या आएगा 3 × 2। समझ में आता है तेरे को? इस पे 3 था, इसको 2 और 5 की जरूरत थी, इस पे 5 था, इसको 3 और 5 की जरूरत थी, इसके पास 5 था, इसको 3 और 2 की जरूरत थी। अब देख ध्यान से, एलसीएम तो तेरा पता चल रहा है कितना आ रहा है, 3 × 2 × 5। इसको ऐसे लिख के रहने देना थोड़ी देर के लिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 × 2 कितना हो जाएगा बोल, ओ सॉरी 5 × 2 10, ठीक है ना? यहाँ पे आ गया 10 और ये कितना आ गया 15, ठीक है ना? ये आ गया 10, ये आ गया 15, ये आ गया -6। नीचे कितना आ रहा है तेरा 30, और ऊपर कितना आ रहा है 25 - 16, कितना आएगा जल्दी से बोल, 25 - 16 19 आ जाएगा, -6 है, सॉरी 16 नहीं है, 25 - 6 है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19। पहले मुझे बताइए, ये वाला समझ में आया? किसको क्लियर नहीं है तभी मैं अगले पे आऊँ। ये किस किस को समझ में आ गया 100% बताओ, खुल के बताना, ठीक है? जल्दी से बोलो। 13 आ रहा है 13 कहाँ से आ रहा है, 19/30 आ रहा है ना भाई, 19/30 आ रहा है ना, 13/30 तो नहीं आ रहा। ओ यार पहले ये वाला बता दो जल्दी से, फिर से रिपीट करूं? अरे ध्यान से देख, सुन सुन बेटे, देख यहाँ पे 3 2 5 है, पहले मुझे बता 3 2 5 है, सुन ले एक बार ध्यान से, ठीक है ना? अरे भाई क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया क्या? 2 × 5 10 है, और 3 × 5 यहाँ पे 15 है, और 3 × 2, अच्छा ओ सॉरी सॉरी, अबे यहाँ पे 2 और था, सॉरी यार मेरी गलती होगी, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 2 और था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी 2 था, मैं जरा भावनाओं में बैठ गया। ऊपर भी था, एक चीज़ और थी यहाँ पे कितना है 12 है, सॉरी, ठीक है ना? मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 2 नहीं देखा, मुझे लगा 1 है ऊपर, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देख ध्यान से, फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख, देख यहाँ पे नीचे 3 था, यहाँ पे 2 × 5,
यहाँ पे आ गया, नीचे 3 देख, यहाँ पे देख, यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 3 इंटू 5 यहाँ पे आ गया, नीचे 5 ऑलरेडी है तो 3 इंटू 2 यहाँ पे, और 3 इंटू 2 यहाँ पे, बट एक 2 पहले से था यहाँ पे। अबे भाई ये भी था, 2 भी था। अब देख ध्यान से, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 2 इंटू 5। अब देख ऊपर, ऊपर आ गया 10 प्लस 15 और माइनस 12, ठीक है, हो गया 30। अब कितना आ गया 25 माइनस 12, कितना आ गया 25 माइनस 12 कितना आ गया, अब बता। 3 बाय ये आ गया 13 बाय 30। अब सही है, ठीक है। मैं ही मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गया, मैं इसको देखना भूल गया था, मैंने देखा नहीं, मैं थोड़ा चैट पे डेविएट हो गया था। अब ठीक है, अबे अब तो कंफ्यूज का जूर मत लिख भाई, अब तो सही है, ठीक है ना। -1/13 दूसरे वाले का बता रहे हो क्या? इस वाले का सही है आंसर, सही है। अरे भाई ठीक है, बिल्कुल सही है। अब नहीं एक्सप्लेन करूंगा भाई, मर जाऊंगा मैं, क्या कर रहा है, ठीक है। अबे सही तो है, यहाँ पे माइनस है, ये देखना, ये माइनस साइन नहीं नजर आ रहा तेरे को, यहाँ पे माइनस है देख। अबे देखना यहाँ पे 3 2 5 एलसीएम आया 3 2 5, इस पे 3 ऑलरेडी है, क्या मल्टीप्लाई करना था 2 इंटू 5, इस पे 2 ऑलरेडी है, क्या मल्टीप्लाई करना था 3 इंटू 5, इस पे 5 ऑलरेडी है, क्या मल्टीप्लाई करना था 3 इंटू 2, तो 3 2, ठीक है ना। अब देख ध्यान से, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 10 प्लस 15 25 माइनस 12, 25 माइनस 12, ठीक है, सही है। ओके, अगले पे आ, अगले पे आ जा, अगले वाले का आंसर देखते हैं। चल अगले वाले का, पहले आप मुझे बता अगले वाले में एलसीएम क्या आएगा, तुम कमेंट्स में बताओ। एलसीएम बताओ, एलसीएम पहले फटाफट, एलसीएम 3 12 और 4, एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 12 और 4, क्या 12 आना चाहिए, क्या यहाँ पे 12 आना चाहिए? सबसे बड़ा नंबर 12 है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। इसको 12 कैसे बनाएगा बता, इसको 12 कैसे बनाएगा? यहाँ पे सिर्फ 3 है, ऊपर 1 है, इसको 12 कैसे बनाएगा? तू 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 से डिवाइड कर, ये बन गया। अगले नंबर को छेड़ ही मत, वो तो है ही 12, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे नंबर की बात कर, ऊपर 3 है, नीचे 4 है, इसको 12 कैसे बनाएगा? 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई। अब बता मुझे, एलसीएम तो तेरे पास 12 आ गया है, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 1, और यहाँ पे कितना आ गया जल्दी से बोल, -9। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, जल्दी से बता, सही है, ऐसे ही करेगा। अब बता कितना आ जाएगा ऊपर, फटाफट बता। 5 माइनस 9, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, -9 कितना हो गया जल्दी से बोल, कितना हो गया -4 डिवाइडेड बाई 12, -1/3, ठीक है, -1/3। अब बताओ मुझे, क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से? देख एक बात सुन मेरी बात, अभी भी अगर किसी का आंसर नहीं आया है तो मैं तेरे को एक एडवाइस दूंगा, नोटबुक उठा, वो जो पेन है ना वो रखने के लिए नहीं होता है, उसको उठाने के लिए होता है, उसको लिख, एलसीएम लेना सीख। अगर तू सीखने वाली स्टेज पे है ना तो हीरो मत बनियो यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, हीरो गर्दी में ना बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उसको लगता है हाय हाय हाय, बिना ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं ओरली। अरे नहीं, अगर तू सीख रहा है तो पेन को उठा, इसलिए तो कलम बने थे, नहीं तो कलम क्यों होते, उसको उठा, लिखना सीख पहले, ठीक है ना। जब तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो बिना पेन के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, पर उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, वो स्टेज बाद की स्टेज है, अभी की स्टेज नहीं है। तू सोच रहा है पहले ही दिन तू बिना पेन उठाए कर लेगा, तो नहीं होगा। तूने नहीं सीखे ना अभी तक एलसीएम, तो पहले पेन उठाना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेन साइड में फेंक दियो चाहे, अभी तो पेन उठा, लिख के देख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, इसका एलसीएम कौन बताएगा? चलो आप पहले मुझे इसका एलसीएम बताओ कमेंट्स में, सिर्फ एलसीएम बताओ कमेंट्स में, और कुछ मत बताना, पूरा आंसर मत बताना, एलसीएम बताना, सिर्फ सिर्फ एलसीएम बताना इसका। 10 125, 10 125 एलसीएम बताना, जल्दी से बोलो एलसीएम। 10 125, 10 के टेबल में 100 आता है, 25 के टेबल में भी आएगा। 10 10 जा 100, 25 4 जा 100, ठीक है ना। जा नहीं बोल रहा हूँ, आर बोल रहा हूँ, वे हंस मत मेरे पे, ठीक है ना। 10 10 आर 100, 25 4 आर 100, ठीक है। तो यानी कि एलसीएम क्या आया खजूर, एलसीएम आएगा 100। तो यहाँ पे देख 1/10 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगा कि 100 आ जाए 10 से, तो ऊपर भी कर, खाली नीचे क्यों करेगा, ऊपर भी कर, नीचे तो ऑलरेडी 100 है, इसको तो ऐसे ही रहने दे। और तीसरा नंबर क्या है, 3/25 है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगा 4, और इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करेगा 4। देख तेरा एलसीएम 100 आया क्या, आया क्या, आ गया ना। तो ऊपर है 10 प्लस 7 माइनस 12, मैं सही कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ, सही किया मैंने?
ध्यान से देख, फटाफट देख, ठीक है, ध्यान से देख, ध्यान से करेगा तो सही आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी तेरे को, यहाँ पे 100 है ना, तो 7/100 को एज इट इज लिखा है मैंने। ओके, ध्यान से देख, अब बता कितना आ गया तेरा, ये कितना आ गया बोल फटाफट। 17, 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये कितना आ गया 5/100। अब 5 1 और 5 2 और 0, क्या 1/20 आ गया। एलसीएम में अब कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक अब एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है। इतने बहुत है भाई, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। कई बच्चे इसका आंसर 1/50 लिख रहे हैं, यहाँ पे 5/100 1/50 नहीं है, 1/20 है, ध्यान से कर। ओके, ओ AK47 कमेंट्स में लिख दो ताकि मुझे समझ में आ जाए ऑल क्लियर है, और मैं इसके कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूँ कि एग्जाम में सवाल कैसे आता है, कहाँ कौन से चैप्टर में हमें एलसीएम लेना पड़ता है। पता है बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ एलसीएम की जरूरत पड़ती है। आप देखोगे रे ऑप्टिक्स में आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आप लोगों को काइनेमेटिक्स में जरूरत पड़ने वाली है। एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालोगे ना इसमें, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। रे ऑप्टिक्स में 1 बाई फोकल लेंथ 1/v प्लस 1/u होता है, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ने वाली है, एलसीएम की जरूरत अच्छी खासी पड़ने वाली है। हालांकि इसमें मैं आपको बचा लूंगा, बिना एलसीएम के क्वेश्चंस करवा दूंगा, बट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी होता है, 2/v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2, ऐसा फॉर्मूला आता है इसमें, तो वहाँ पे एलसीएम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पड़ती है 1/f नेट, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन, जितनी भी फोकस है। तो आपको एलसीएम की जरूरत फिजिक्स में पड़ती है, अच्छी खासी पड़ती है, इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि एलसीएम की जरूरत यहाँ पे अच्छी खासी पड़ती है। अब देख तेरे सामने एक सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे तुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब दो तरीके हैं तेरे पास, या तो एलसीएम लेके निकाल, या दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। चल तू पहले ट्राई कर ले, तू पहले ट्राई कर ले, मैं तेरे को टाइमर देता हूँ 45 सेकेंड का। इक्वेशन तेरे सामने है, तुझे यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है। चल ट्राई कर, ट्राई कर, दोनों मेथड आनी चाहिए तेरे को। 1/x is 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6। जल्दी से सोच कैसे करेगा। 1/x is 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेगा क्या? दो मेथड है, जब दो नंबर हो और ऊपर 1 हो। तेरे को मेथड सिखाऊंगा, देख। देख पहला मेथड, फर्स्ट मेथड तो यही है जो मैंने बिल्कुल तेरे को बेसिक सिखाया था। फर्स्ट मेथड बेसिक से, मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा, और मैं तेरे को कहा है अगर तू ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा। पहला मेथड तो बेसिक है, एलसीएम ले ले। 3 और 6 तुझे पता है यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा। दूसरा वाला नंबर तो 1/6 है, इसको तो ऐसे ही छोड़। पहले वाला नंबर है 1/3, इसको 6 बनाना है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 1/x कितना आ गया देख, 2/6 प्लस 1/6, यही आ गया। तो 1/x कितना आ गया, एलसीएम तेरा 6 है, 2 प्लस 1 आ गया 3। अब देखिए आ गया तेरा 1/2, कितना आ गया 1/2। तो अगर तेरा 1/x, ध्यान से समझ, 1/x अगर तेरा 1/2 आ चुका है तो तू उसको उल्टा कर, रेसिप्रोकल कहते हैं इसको, उल्टा करना, रेसिप्रोकल कहना, उल्टा कर। तो तू यहाँ से लिख x/1 और तो इसको भी उल्टा कर दे 2/1, यानी कि x तेरा 2 के बराबर है, x तेरा 2 के बराबर है। दूसरा मेथड, ये पहला मेथड है। सेकंड, सेकंड मेथड ध्यान से समझियो। सेकंड मेथड में क्या करना है तुझे, अगर तेरे पास ऐसे लिखा हो 1/x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, ध्यान से समझ, तो तू यहाँ पे डायरेक्टली x को लिख सकता है ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, डायरेक्ट लिख सकता है। अरे ये डिराइव कर सकता है तू, अरे इसको पता है कैसे किया है मैंने, डिराइव करना है तुझे। देख ये कैसे आया, देख शॉर्टकट है ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है करने की। अगर तेरे को डिराइव करना है तो भी कोई मुश्किल नहीं है, तो यहाँ कर b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, b/a हो जाएगा। इसको b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड कर, और दूसरे नंबर को a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर, तो a/a हो जाएगा। तो यहाँ से 1/x क्या आ जाएगा, a प्लस b
डिवाइडेड बाई ए बी, और उल्टा कर दे तो रेसिप्रोकल लेके आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। देखा गया, ये इसको डिराइव कर दिया। पर तुझे ये याद रखना है, अगर बीच में प्लस है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड एडिशन ईजी है। तो यहां से तेरा एक ही स्टेप में आंसर आ जाता, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 9, तो भी आंसर तेरा 2 आता। तो आंसर तेरा 2 ही आएगा, तू जैसे मर्जी कर, आंसर तेरा 2 ही आएगा, तू जैसे मर्जी कर ले। 81.29% बच्चों ने इसका आंसर कर लिया था। ठीक है ना। लीडर बोर्ड पे नाम क्यों नहीं आ रहा भाई आप लोगों का, क्या हो गया? चल अगले क्वेश्चन में देखते हैं। लीडर बोर्ड पे पता नहीं क्यों नहीं नाम नहीं आया आप लोगों का, बट इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? पहले मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ, एक है सबने कर दिया, मोस्टली बच्चों ने कर दिया। कौन सा मेथड यूज करोगे एग्जाम में, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? आपका फेवरेट मेथड कौन सा है? आपको कौन सा मेथड सही लग रहा है? ये शॉर्ट ट्रिक है वैसे, ये कहाँ पे यूज करते हो? बहुत जगह यूज करते हो। आप जब फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन करते हो ना, तब भी यूज करते हो, बहुत जगह इस्तेमाल होगा ये वाला मेथड। फर्स्ट या सेकंड, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा? बताओ किस मेथड से करना चाहोगे आप, जो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। सेकंड मेथड काफी बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे, डेफिनेटली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देख देख, यहाँ पे मैं देखो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सुन ध्यान से। यहाँ पे बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस एट 45 सेंटीमीटर इन अ फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर विद फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब मैं तेरे को थोड़े बेसिक बताता हूँ, मैं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तेरे को पूरा रे ऑप्टिक्स आता है, मैं तेरे को बेसिक बताता हूँ, तू सिर्फ सब्सटीट्यूट करके आंसर बता। ठीक है। यहाँ पे ना कॉन्केव मिरर है, और यहाँ पे हमें ले रखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 45 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये होती है फोकल लेंथ, पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, पढ़ेंगे, टेंशन मत ले। ये हमारी फोकल लेंथ होती है, पढ़ा होगा वैसे आप लोगों ने। और ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, इमेज डिस्टेंस, जहाँ पे इमेज बनेगी ये वहाँ का डिस्टेंस होता है। यू क्या होता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। ठीक है ना, ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट होगी। ठीक है। अब तेरे पास ये फॉर्मूला है, तुझे ये अप्लाई करना है। तू मुझे बता यहाँ से 1/v का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/v का फॉर्मूला, 1/u को लेफ्ट साइड ले जा, यानी कि 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u। ठीक है। तो यहां से एक v का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, v का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। पता है कैसे? 1/v को क्या लिख सकता है, यहाँ पे u को ऊपर और u को नीचे मल्टीप्लाई कर दे। देखना इनका एलसीएम क्या आएगा, f इंटू यू। अरे इन दोनों का वही लेना देना है जो ब्रेन ला रहा और लारा दत्ता का है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ऐसे समझ के चल, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे u से मल्टीप्लाई, u से डिवाइड, और यहाँ पे f से मल्टीप्लाई और f से डिवाइड। तो यानी कि 1/v कितना बन गया? u माइनस एफ डिवाइडेड बाई यू इंटू एफ। अरे मैं u इंटू एफ लिखूँ या f इंटू यू, एक ही बात है यार। ठीक है। तो अब यहाँ से v का फॉर्मूला बन जाता है uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। ये रे ऑप्टिक्स में आप करोगे, दबा के क्वेश्चंस करोगे, पर देख रहे हो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसीएम से बचा रहा हूँ मैं तुम्हें, एलसीएम से डर लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। अब बस तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में दे दे कि ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, यानी कि u आपका -45, यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन यूज करते हो। पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है रे ऑप्टिक्स, या बिल्कुल नहीं पढ़ा? बिल्कुल ही गजनी खजूर, बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या? थोड़ा सा तो पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव ले लो। ठीक है, बाकी मैं रे ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा, घबराओ मत। और फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव लेते हैं -30। आप इसको सब्सटीट्यूट करके बस आंसर बताओ। आपको ये दोनों चीजें दे दी, आपको मैंने ये फॉर्मूला दे दिया, मान लो आपको मैंने u की वैल्यू दे दी, f की वैल्यू दे दी, और मैंने आपको ये फॉर्मूला दे दिया। आपको तो बस मुझे v कैलकुलेट करना है, या तो यहां से कैलकुलेट करो या यहां से, और जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है ना, दोनों में से किसी भी स्टेप से कैलकुलेट करो और मुझे आंसर करो। चलो करो, ये करना है आपको। आपका होमवर्क यही है, आपका मतलब अभी का होमवर्क नहीं, क्लास वर्क यही है। आपको यहाँ पे v का फॉर्मूला मैंने दे दिया, आप तो या तो यहाँ से f और u की वैल्यू डालो, या फिर यहाँ से। ये कहाँ से आए छोड़ दो, आपको मैंने दिया है। सोचो मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया, बस ये डायरेक्टली दिया। अब आप करो कैलकुलेट। आंसर नेगेटिव आए तो आप पॉजिटिव लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आंसर है उसको बस मुझे मैग्नीट्यूड बता देना। अब देखो यहां से करना आसान है, इस वाले फॉर्मूले से करना आसान है, इसको ये वाले फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। -30 -45, ठीक है ना,
u मेरा -45 है और u की जगह क्या डालोगे, -45। बड़े ध्यान से देखना, u की जगह -45। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, खजूर यहाँ दे, यहाँ फंसेगा तू। देख, एक फॉर्मूले का नेगेटिव है और एक एफ बी नेगेटिव है, समझ ध्यान से। एक फॉर्मूले वाला नेगेटिव है, एक एफ बी नेगेटिव है -30। ऊपर देख, माइनस इंटू माइनस, तुम्हें ये पता है ना, -1 इंटू -1 होता है +1, -1 इंटू -1 होता है +1। दो नेगेटिव नंबर ऐसे लिखे हो, -2 इंटू -3, इसको -5 लिखते हैं। अगर ऐसे लिखा हो, ऐड हो जाएंगे पर माइनस साइन के साथ, जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस साइन आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा केस क्या है, माइनस इंटू माइनस, तो ऊपर तो ये प्लस हो जाएगा, 30 इंटू 45 लिख दो, और नीचे है -45, और माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे, +30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +30। तो 30 इंटू 45 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे है -45 + 30, इसको तुम क्या लिखोगे बोलो। ये नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पर नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, -15 आएगा। तो यानी कि नीचे होगा -15। अब तुम इसको कैंसिल करो, अब कैंसिल करो, 15 1 और 15, इसको 3 से काट दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, नीचे भी माइनस साइन है तो ऊपर आ जाएगा 90, और नीचे एक माइनस है, -90। ऑप्शन में 90 है हमारे पास, तो हम इस आंसर को मार्क कर देंगे। ये रे ऑप्टिक्स में आता है सब, ठीक है। तुम यहां से भी कर सकते थे, पर यहाँ पे तुम्हें एलसीएम लेना पड़ता 30 और 45 का, जो मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बनाया। 30 और 45 का एलसीएम क्या आता, 30 के टेबल में 45 नहीं आता, 45 के टेबल में 30 नहीं आता, तुम मल्टीप्लाई करते। वैसे इसका एलसीएम 90 आता, वो आसान होता करना, बट मुझे पता है तुम यहाँ फंस जाते, इसलिए मैंने तुम्हें ये मेथड कराया। अब मुझे बता दो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है। ऑप्शन ए कितने खजूरों का आ रहा है, 65% खजूरों का आंसर आ रहा है। डॉक्टर यादव जी, यशराज, नमन, प्रदीप, देवांशु, संजीवनी, अभिषेक, ईशान, सुरभि, राजश्री, तो टॉप 10 का यहाँ पे नाम नजर आ रहा है आप लोगों को। अब मुझे एक बार फटाफट कमेंट्स में बताओ, क्या सही है, क्या चीजें क्लियर हैं। चैट ऑन होगी, हाँ चैट ऑन है भाई। क्या बताओ मुझे, सही में समझ में आया। भाई मैं उन लोगों पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ जिन्होंने इन क्वेश्चंस को बार बार गलत किया है, जो कंफ्यूज रहते हैं, कुछ बातों में कंफ्यूज रहते हैं। सर -2 इंटू -3 हो तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 2 इंटू 3 यानी कि 6 लिख सकते हैं। बट अगर -2 -3 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, -5। यहाँ पे ये ऐड हो रहे हैं, बट साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं आएगा। ऐसा हो -2 माइनस ऑफ -3, तो क्या करोगे, -2 माइनस 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 मल्टीप्लाई में है, तो +3, ये मेरा 1 होगा। इन आइडेंटिटी पे थोड़ा फोकस करो। देखने में ये बहुत बेसिक लगते हैं, बट मैं बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी गलतियाँ एग्जाम में ना बहुत बड़ा बवंडर मचा देती हैं, जो हमारी रैंक डिसाइडल हो जाती है। ये छोटी गलतियाँ ना अवॉइड करनी है अपने को, ठीक है। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको। ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव कराया है, UF डिवाइडेड बाई U-F। जिसका रह गया प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर मैंने इसको दोबारा रिपीट किया तो खावा खा बहुत लेंदी हो जाएगा। मैंने बहुत बहुत आराम से समझाया है, आज तो मैं तेज बोल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ ही बैठी हुई है, तो मैंने बहुत आराम से समझाया है। थोड़ा सा कोऑपरेट करना। देखो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ वीक बच्चों पे, पर जब मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन वीक बच्चों से जिनका हल्का सा भी रह गया एरर, कि बेटा प्लीज़ इसको दोबारा देखियो एक बार, अगर कहीं फंसा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चल, ये कौन करेगा, ये करोगे आप लोग, ये करोगे। इसमें तो आपको 100% क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। बिना एलसीएम लिए तो सॉल्व नहीं होगा, इसमें आपको 100% एलसीएम लेना ही पड़ेगा। चलो करें ट्राई, जल्दी से बताओ। 1/x, 1/3, 3/2, -5/6। एलसीएम सोचो क्या होगा, चलो कमेंट्स में मुझे बताओ एलसीएम क्या होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ बिना एलसीएम लिए सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, फटाफट बोलो। 3 2 6, एलसीएम बताओ, सिर्फ कमेंट्स में एलसीएम लिखना, और कोई आंसर नहीं बताएगा प्लीज। एलसीएम बताओ खजूरो। अब आपने सीखा है, क्या 3 के टेबल में 2 आता है, क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं, पर दोनों के टेबल में 6 आता है, तो 6 एलसीएम है। ये दोनों के टेबल में आता है, तो 6 एलसीएम। तो भाई यहाँ पे तेरे को क्या करना पड़ेगा, 1/3 है, इसको 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर। दूसरा नंबर देख, 3/2 है, इसको 6 बनाना है, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। तीसरा नंबर तो वैसे ही -5/6 है, तो एलसीएम क्या आ गया देख ध्यान से, यहाँ पे तेरा एलसीएम क्या आ गया ध्यान से देख, 6 आ गया। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब ऊपर क्या बचा है, 2,
यहाँ पे क्या बचा है 9, यहाँ पे क्या बचा है 5, है ना। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से। अब ऊपर देख कितना हो गया 11 माइनस 5, ठीक है। ऊपर देख कितना हो गया 11 माइनस 5 कितना होता है, जल्दी से देख 6 होता है, 6/6। तो यानी यहाँ की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख 1/x1 आ रहा है, अरे देख 1/x1 आ रहा है ना, तो इसको उल्टा कर दे तो x भी मेरा 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। x भी मेरा 1 ही आ जाएगा। चेक कर, आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन, है ना। समझ में आ रहा है। चल आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए चैट को बंद करता हूं ताकि अगले वाली चीजें समझ में आए सबको। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिजिक्स में ना इतना ज्यादा खेल है यार, इसका मैं तुझे क्या बताऊं। फिजिक्स भरा पड़ा है, न्यूमेरिकल्स आते हैं ना एग्जाम में करने के, रेशियो वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे तेरे को डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भर भर के दिए हुए, ठीक है ना, दबा के क्वेश्चंस दिए। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या मतलब होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है सामने, आमने सामने की टक्कर भाई, आमने सामने वाले रिलेशन। आमने सामने यानी कि एक के बढ़ने से दूसरे, जैसे मैं बोलूं यार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरे फायदे में मेरा फायदा, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। आई एम रियली सॉरी, गला बिल्कुल बैठा हुआ है, गाना अच्छा नहीं गाया मैंने, बट ठीक है। एक गाना है ना यार बचपन का, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, वही वाला है ये गाना। यानी कि एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना, एक के घटने से दूसरे का घटना, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। यानी कि जैसे कि यार तुमने ओम्स लॉ में देखा होगा, आप क्या पढ़ते हो ओम्स लॉ में, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लिखते हो, ऐसे ही बोलते हो ना, करंट डायरेक्टली, डायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है टू वोल्टेज, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसी को आप ओम्स लॉ में पढ़ते हो, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, इसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसी को डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। मतलब क्या है, वोल्टेज डबल करंट डबल, वोल्टेज हाफ करंट हाफ। कहने का मतलब है अगर तुम वोल्टेज को करोगे डबल तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। वोल्टेज डबल करंट डबल, वोल्टेज को ट्रिपल कर दोगे, 3 टाइम्स कर दोगे, तो करंट भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल, 3 टाइम्स। वोल्टेज को अगर हाफ कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वही बात, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सिंपल, ऐसे याद रखो। तो एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना। ऐसे में अगर मैं बोलूं कि पहले मेरा करंट I1 था, ठीक है ना, इसको बोलूंगा इनिशियल, समझना ध्यान से। बाद में करंट I2, इसको मैं बोलूंगा फाइनल। समझ में आ रहा है, इनिशियल करंट फाइनल करंट। ऐसे ही अगर मैं V1 को बोल रहा हूं इनिशियल वोल्टेज, तो V2 को क्या बोलूंगा, खजूर, फाइनल। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो तू यहाँ I1/I2 को V1/V2 लिख सकता है बेफिक्र होके, या फिर उल्टा भी लिख सकता है। यहाँ पे तू I2 डिवाइडेड बाई I1 को V2 डिवाइडेड बाई V1 लिख, एकदम छाती ठोक के, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को कोई नहीं रोक रहा लिखने से। पर कब, जब डायरेक्ट रिलेशन हो। देख यहाँ पे I1 तो यहाँ पे V1, यहाँ पे I2 तो यहाँ पे V2, क्योंकि आमने सामने है, आमने सामने लिखा था ना, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। पर जब तक तुझे ये रिलेशन ना दिया हो तब तक तू इस चीज को नहीं लिख सकता। इंपॉर्टेंट बात, आप ओम्स लो मुझे कंप्लीट बताओगे, I इज इक्वल टू V/R या V/R क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, कोई मुझे ओम्स लो बताएगा एग्जैक्टली ओम्स लो क्या होता है। डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, फॉर्मूला पूछ रहा हूं। आपको पता है ओम्स लो का फॉर्मूला, कौन कौन जानता है, फटाफट कमेंट्स में बताओ, चलो जल्दी से बताओ। ओम्स लो का फॉर्मूला आपने एग्जैक्टली क्या पढ़ा है। मैंने तो लिखा I प्रोपोर्शनल टू V, ये तो ठीक है, बट एक फॉर्मूला लिखा होता है ना, V इज इक्वल्स टू डैश इंटू डैश, क्या होता है वो, I इज इक्वल्स टू VR या V इज इक्वल्स टू IR, कुछ तो होता है। सुना सुना लग रहा है सर, सुना है ना, V इज इक्वल्स टू IR, वेरी गुड। आप बोलते हो V इज इक्वल्स टू IR। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से असली कहानी चालू होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप अगर लिखना चाहते हो V प्रोपोर्शनल टू I, या फिर लिखना चाहते हो I प्रोपोर्शनल टू V, तो उसके लिए जरूरी है कि R कांस्टेंट हो। अगर R कांस्टेंट नहीं है तो आप ये लिख नहीं सकते। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। मेजरली खजूर यहां गलती करते हैं। मैं ये कब लिख सकता हूं, कि नहीं, ये कब लिख सकता हूं, व्हेन
व्हेन आई कैन राइट दिस, ये कब हो सकता है, व्हेन, ठीक है ना। इसको हम कब लिख सकते हैं, इसे तभी लिख सकते हैं जब आर कांस्टेंट हो, ठीक है ना। कंडीशन है, अगर आर कांस्टेंट नहीं हुआ, मतलब कि वोल्टेज और करंट बढ़ाने से अगर आर भी बढ़ने लगा तो ये नहीं लिख सकता। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है खजूर, मेरी बात सुन ले ध्यान से। ये गलती हर बार करते हैं बच्चे। V इज इक्वल्स टू आई आर में आर अगर कांस्टेंट नहीं होता ना तो मैं V प्रोपोर्शनल टू आई और I प्रोपोर्शनल टू E नहीं लिख सकता था। ये बात याद रखियो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? ये चीजों का उल्लंघन नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोगों को याद रखनी है। देख नेक्स्ट यहाँ पे मैं तेरे को दिखाता हूँ एक फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये आप थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना। एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वेव्स में ऐसे फॉर्मूलेस आपको दिखेंगे। वेव्स का फॉर्मूला, वैसे ये साउंड में आ रहा है ना, तो चलो इसको वेव्स में हम लोग देखेंगे। वेव्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक फॉर्मूला आएगा आपके पास, सुनो ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला पढ़ोगे आप, मैं आपको आपको वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा रहा है या वेव मोशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बस फॉर्मूला दिखा रहा हूँ और इसको समझा रहा हूँ। वहां पे ये फॉर्मूला हम दोबारा से पढ़ेंगे, बट इस फॉर्मूले का मतलब समझा रहा हूँ। फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी है कुछ, एक फैक्टर है गामा, एक है आर इंटू टी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है ना। टी मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है, टी क्या है यहाँ पे, सुनना ध्यान से, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, और वी क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड। सुन रहे हो ध्यान से मेरी बात, ठीक है ना। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड, क्या आमने सामने है टेम्परेचर और वेलोसिटी का रिलेशन, क्या आमने सामने रिलेशन आपको नजर आ रहा है। पर टी की पावर क्या है, टी की पावर कितनी है, यहाँ पे अंडर रूट लगा है, ये स्क्वायर रूट लगा है ना स्क्वायर रूट। तो क्या मैं v प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, या v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी लिख सकता हूँ। अगर मुझसे कोई बोले वेलोसिटी टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ v प्रोपोर्शनल टू रूट टी। कमेंट्स में करो यस और नो, लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूं, पर एक कंडीशन है। कंडीशन कौन बताएगा मुझे, अब कमेंट्स में आपको कंडीशन बतानी है। अगर मैं कह रहा हूं वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करिए, आमने सामने है या नहीं बताओ, आमने सामने है ना, इसके सामने आपको टी नजर आ रहा है ना, वी इधर टी इधर, पर पावर भी है ना यार, अंडर रूट लगा हुआ है। पर कब लिख सकता हूं ये, मैं कब लिख सकता हूं, व्हेन। कंडीशन बताओ कब लिख सकता हूं, व्हेन, बट कब, कब लिख सकता हूं इसको, क्या कंडीशन है, कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ कब लिख सकता हूं। मैंने अभी एक चीज आपको समझाई थी, v इज इक्वल्स टू आई आर में v प्रोपोर्शनल टू आई कब लिख सकते हैं, वैसे ही v प्रोपोर्शनल टू रूट टी अगर मैं लिख रहा हूं कब लिख सकता हूं, ये मैं कब लिख सकता हूं, सोच के बताओ। व्हेन, व्हेन कब, जब गामा आर और एम कांस्टेंट हो, सब कांस्टेंट होने चाहिए, बाकी सब, यानी कि सर गामा चेंज नहीं होना चाहिए, सर आर चेंज नहीं होना चाहिए, सर एम चेंज नहीं होना चाहिए, ये सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। हालांकि मैंने इनका मतलब नहीं बताया, मैं बता दूंगा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। एडियाबेटिक कांस्टेंट है ये हमारा, आर गैस कांस्टेंट होता है, एम मॉलिक्यूलर वेट होता है, बाद में पढ़ेंगे, बट ये कांस्टेंट हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मान लो एम कांस्टेंट ना हो तो मैं ये नहीं लिखूंगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ मुझे, समझ में आ रही है ये बात? वेरी गुड यार, तुम तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड, सीख रहे हो, मजा आ गया, ठीक है। नाइस ऑडियंस, मजा आएगा मुझे लगता है इस बैच में, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है। गट फीलिंग होती है ना टीचर की, सिलेक्शन है, सिलेक्शन है, अच्छे सिम्टम्स है, अभी तक तो है पर पता नहीं कब तक रहेंगे। पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मोटिवेशन हाई होता है, बाद में लो होता है। मैं चाहूंगा पूरे लेक्चर भाई साहब अंत तक अपन दोनों ऐसे ही चले, ठीक है। हाय रे, नजर ना लग जाए मेरे खजूरों को, ठीक है। चल, v प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अब मुझे एक बात बता, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सोच सोच, इसको टी की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं ना, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ v प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहां पे क्या लिख सकता है, v1/v2 इज इक्वल्स टू t1/t2 इसकी पावर 1/2, या फिर तू ऐसे भी लिख सकता है v1/v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट t1/t2 लिख सकता है। समझ में आया अच्छे से? या फिर एक चीज और सोच, ऐसे भी लिख सकता है तू इसको, t1/t2 इसका अंडर रूट है ना, देख ध्यान से, अंडर रूट है ना v1/v2, बता हाँ या ना। तो अगर मैं इस रूट को इधर ले जाना चाहूं तो कोई तरीका है, मैंने सिखाया था क्या कल तेरे को, सच्ची सच्ची बोलियो झूठ नहीं बोलियो, मैंने तेरे को सिखाया था क्या, झूठ नहीं बोलने का सच्ची सच्ची बताने का सिखाया था ना। ये टू इधर चला जाता है, आप इसको t1/t2 स्क्वायर कर रहे हो भाई, सिंपली लिखो v1/v2 का स्क्वायर।
अरे एक तरीके से दोनों जगह स्क्वायर कर दो या फिर इस 2 को इधर ले जाओ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये भी लिख सकते हो। अब मुझे कमेंट्स में बताओ किस किस को समझ नहीं आया वो बता देना, समझ में आ गया है तो मुझे बताओ, बहुत बढ़िया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। हाँ याद रखना, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ये कैल्विन में होता है, टेम्परेचर ऐसा यूनिट होती है इसकी कैल्विन, तो टेम्परेचर कैल्विन में होता है। जल्दी से मुझे बताओ, मजा आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। AK-47 है, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, एकदम तैयार हो। सीके कौन है भाई, सीके कौन है, थोड़ी सी डाइट भी खाएगा मुझसे। अब देख तेरे सामने है, सब कुछ सामने सामने चल रहा है, वी और टी का रिलेशन देख। टी ये अंडर रूट लगा है, स्क्वायर रूट है, तो वी प्रोपोर्शनल टू रूट टी। बाकी सब होने चाहिए कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होने चाहिए। तो मैंने यही रिलेशन यहाँ पे लिखा, आमने सामने तेरी जीत मेरी जीत, पर यहाँ पे टी की पावर 1 नहीं है, पावर 1/2 है, तो V1/V2 इज T1/T2। तो डायरेक्टली रिलेटेड है पर पावर पे रिलेटेड है, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन तो बोलेंगे, बट टी की पावर समथिंग पे रिलेटेड है। V प्रोपोर्शनल टू टी नहीं है, मैंने ये नहीं लिखा V प्रोपोर्शनल टू टी, ये नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ टी के पास पावर भी है, तो टी की पावर 1/2, तो V1/V2 T1/T2 पावर 1/2। ये देख, अब V1/V2 इसको अंडर रूट लिख सकता है, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ओके, क्लियर। एक बार रिपीट कर दूं लास्ट, चलो एक बार चैट ऑफ कर दूं, लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ। 2-3 कंफ्यूज खजूर है, सिर्फ उनको मैं दूर कर देता हूँ। मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो बाद में सोचें कि सर ने मेरे लिए रिपीट नहीं करा, पर ध्यान से सोच। ठीक है बेटा, देख यहाँ पे क्लियरली वेलोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन क्या दिख रहा है बेटे, टी की पावर दिख रही है तेरे को, अंडर रूट दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बता, दिख रहा है ना। इसको ये भी तो लिख सकता है ना, V प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2 स्क्वायर रूट, कल पढ़ाया था, गजनी खजूर मत बन, कल पढ़ाया था। सेकंड लेक्चर में डांट खा लेगा तो पक्का वेट करेगा कब यकीन 2.0 आए, 3.0 आए, मैं भागूं सर्दी तो डांट रहे हैं मुझे, ऐसा मत बन, फिर भगोड़ा बन जाएगा जिंदगी में। A1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में भागता रहेगा। यही फोकस कर, तेरी मंजिल तुझे यहीं मिल जाएगी, क्यों जाना तुझे दूसरे में। V प्रोपोर्शनल टू रूट टी तेरे सामने नहीं नजर आ रहा क्या, या तो चश्मे का नंबर बढ़ा, देख सामने नजर नहीं आ रहा, आ गया ना, आ गया ना, आ रहा है सर, दिखता है मुझको। ठीक है अब पता है डायरेक्ट रिलेशन है ना, आमने सामने है, तो तू यहाँ V1/V2 इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आएगी, अब रेशियो ले चुके हो तो प्रोपोर्शनैलिटी हट जाती है, तो T1/T2 और पावर 1/2 ऐसे रख। क्या दिक्कत है इसमें, इतनी सी बात में क्या दिक्कत है तेरे को, बता, आसान है। उल्टा भी लिख सकता है, अब तू स्क्वायर कर दे बोथ साइड, देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर ऊपर चली जाएगी, मैंने कल ये सिखाया था, इसको V1/V2 का होल स्क्वायर और T1/T2 लिख सकते हैं। भाई रिपीट कर दिया मैंने तेरे लिए स्पेशली, ठीक है, समझ ले ध्यान से। आज मेरे एक एक शब्द की बहुत कीमत है, क्योंकि गला बैठा हुआ है, तो सोच लिमिटेड शब्द निकल रहे हैं सर के मुंह से, है ना। लाखों के शब्द हैं जो आज सर के मुंह से निकल रहे हैं, क्योंकि कम बोल पा रहे हैं सर, उसमें तुमने मेरे से रिपीट करवा लिया है। ठीक है, चल आगे बढ़। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा, करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख बनेगा या नहीं बनेगा तेरे से, ट्राई कर, ट्राई कर यार। देख बेसिक मैथ्स का असली मतलब सिर्फ तेरे को क्वेश्चंस कराना है, एग्जाम में बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस तो यही आते हैं। अब इसको करके दिखा, चल ट्राई कर, 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 देख 45 सेकंड देता हूँ। देख क्या पढ़ा है, क्वेश्चन को पढ़। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330, टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 times, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। सोच 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 सोच, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 4 times। अगर तेरे को नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना 100% दे यार, मैं तेरे से सिर्फ तेरा 100% ही तो मांग रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या मांग लिया मैंने। लोन तो नहीं ले रहा हूँ तेरे से, तेरी नॉलेज तेरे से यूज़ करा रहा हूँ, तेरे ही काम आएगी, तू ही डॉक्टर बनेगा। हाँ, बाद में तू मेरे काम आएगा, जैसे आज मेरा गला बैठा है, बाद में तेरे पास आऊँगा मैं, अरे भाई इतना पढ़ाया, एक दवाई दे दे कम से कम। पर अभी ध्यान से कर। चल देख, समझ पहले ध्यान से, क्वेश्चन को समझना सीख। अगर तेरे को न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो ये क्लास तेरे लिए स्पेशली बनाई गई है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, तेरे को पता है ये वेलोसिटी दी है, इसको इनिशियल कह सकते हैं, V1 लिख दो, चलेगा, बता, दौड़ेगा सर। पूछा क्या है, बाद में फाइनल वेलोसिटी पूछा है, यानी कि V2 नहीं पता सर, V1 अपने को पता है, ये रहा।
अब पहले टेम्परेचर नहीं पता, पहले टेम्परेचर तू मान ले T1, बाद का टेम्परेचर पता है 4 टाइम्स हो गया है, तो T2 को मैं 4 T1 लिख दूं, चलेगा या नहीं चलेगा बता दे। तूने इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन वो सॉल्व करने से तेरे को कोई नहीं रोक सकता सिवाय तेरे, कि तेरा मन ही नहीं कर रहा सॉल्व करने का, तो तू मैं क्या करूं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तेरा बन जाएगा, पहले स्पीड 330 थी, टेम्परेचर नहीं दिया था T1 मान लो, बाद में टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना टेम्परेचर इंक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 गुना। अब तू बता मुझे, क्या मैं यहाँ पे V2/V1 को T2/T1 लिखूं या कुछ और तो नहीं लिखना। अंडर रूट भी लगाना है सर, आपने बताया था अभी पीछे फॉर्मूला डिराइव किया था, अरे ये रहा इसी फॉर्मूले पे तो बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पे तो बेस्ड है, लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। अब बता मुझे, तेरे को V2 मैं V1/V2 भी लिख सकता हूँ। अरे बाबू V1/V2 इज T1/T2, तो V2/V1 इज T2/T1। आमने सामने, V2 इधर तो T2 इधर, V1 इधर तो T1 इधर, V1 इधर तो T1 इधर, V2 इधर तो T2 इधर। सही है ना? तेरे को V2 निकालना है, V1 तेरे को पता है 330 है, डालता जा। T2 कितना पता है? T2 4 टाइम्स T1, और नीचे क्या है T1, कट गया। देख कितना आसान है, V2/330, ये कितना आ जाएगा √4 यानी कि 2, ले आ गया V2 आ गया 2 इंटू 330, कितना आ गया पता? 660 मीटर पर सेकेंड। खत्म क्वेश्चन। कुछ है भी क्या? कुछ गलत किया है क्या हमने? सही तो है। सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी 48%। यार यहाँ पे संख्या थोड़ी सी बढ़ाओ यार खजूर, संख्या बढ़ाओ, इससे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे फील नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं होंगे पार, ऐसे नहीं। अब मुझे पहले कमेंट्स में बताओ किस किस को ये अच्छे से समझ में आ गया, जिसने गलत किया स्पेशली वो बताओ। देख अगर आ गया है तो उसके बाद तू फिर ये ज़बरदस्ती मत पूछियो, अगर तेरे को आ गया है तो दैट्स इट। ठीक है, ध्यान से देख, समझ में आ गया तेरे को, फटाफट बता। जरूरी नहीं है कि सर से जबरदस्ती बुलवाना है। कई बच्चे सोचते हैं पैसे दिए हैं दोबारा बोलेगा मास्टर, अबे उससे तेरा ही लॉस हो रहा है, मेरा नहीं। जहाँ मैं तेरे को 50 क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ तू सिर्फ 25 कर पाएगा। अगर तेरे को समझ में आ गया तो जबरदस्ती नहीं पूछना है। कई लोगों ने ये सीख लिया है, पैसे दिए हैं मैंने, पैसे, पैसों की टेंशन मत लो तुम लोग, पैसे तुम बहुत कमाने वाले हो, एक बार डॉक्टर बन जाओ। ये 4-5 हज़ार के कोर्स आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए शिक्षा मैटर करती है, इसलिए PW है, तभी कोर्सेज इतने सस्ते हैं। समझ रहे हो मेरे ध्यान से? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, ये मत सोचो जो पैसा दिया उसको वसूल तो करने का है ना सर, कम से कम 10 बार नहीं बुलाया मास्टर से तो पैसा कैसे वसूल होगा? अबे ये क्यों सोच रहे हो भाई, पैसा तब वसूल होगा जब मास्टर से 100 क्वेश्चन करवा लेगा तो। उल्टा सोच, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, अब देख यहाँ पे बस V2/V1 को T2/T1 लिखना था, सब कुछ तेरे सामने दिया था। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझाता हूँ, सुन क्वेश्चन समझ। वेलोसिटी ऑफ अ साउंड दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है वेलोसिटी ऑफ अ साउंड ये रही, तो इसको V1 मान ले पहले, स्पीड ऑफ साउंड ये थी। टेम्परेचर नहीं दिया था तो T1 मान ले। वो बोल रहा है टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज का मतलब तो जानता है ना, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 4 टाइम्स, 4 गुना हो गया। अगर कोई चीज़ 4 गुना बढ़ गई है तो हम 4 इंटू टी लिख सकते हैं ना। फाइनल टेम्परेचर मैंने T2 मान लिया, फाइनल टेम्परेचर इज 4 गुना पिछला टेम्परेचर, T2 इज 4 टाइम्स T1। अब बता, अब बता, अब तो कर लेगा। ठीक है, पोल यूज़ नहीं करने आ रहे हैं, पोल आता है यार तुम्हारे पास, जैसे मैं यहाँ पे पोल ओपन करता हूँ ना तो तुम्हें वहाँ पोल डिस्प्ले होंगे। हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से एक आध बार ना आए, आप एक बार अपने ऐप को दोबारा से क्या करना, एक बार क्या कहते हैं अपडेट करना, कई बार ऐप अपडेट नहीं होता तो पोल्स नहीं आते हैं, तो वो मैं पूछ लूँगा पीछे से बैक एंड पे ऐसा क्यों हुआ कि पोल्स नहीं आए, आप एक बार चेक करना, पोल्स आएंगे। ठीक है, क्लियर? जल्दी से बोलो, अब क्लियर है? अब समझ में आ गया? ठीक है ना भाई? देखो ध्यान से, ध्यान से, एक बनो, एक बनो, चैट से हाथ हटाओ, थोड़ा सुनो मुझे ध्यान से, क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा। अगर इसी टेम्परामेंट से रहेगा कि नहीं मैं तो बस सी के लिखने आया हूँ, तो फिर नहीं होगा, सोच के समझ के आंसर दे। ठीक है, ओके, क्लियर? और देखते हैं, और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इससे एक क्वेश्चन और कराता हूँ। सन अगला क्वेश्चन देख, देख पहले पढ़, सीखने आया है, सीखना है, अच्छे से सीखना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ और उसका मतलब निकाल। तू पहले क्वेश्चन का मतलब समझ ले, बाकी अपना आप हो जाएगा। फॉर्मूले आसान होते हैं, हम समझते नहीं है, बिना समझे नहीं होंगे। समझ क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन गैसियस मीडियम इज 330 मीटर पर सेकेंड। फिर से ये दिया है, वो कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड को हमें कम करना है, कितना करना है? 1/3 टाइम्स करना है। द टेम्परेचर शुड चेंज टू, तू एक काम कर, तू यहाँ पे लिख V1 क्या है, V2 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, अपना आप हो जाएगा क्वेश्चन।
तेरे को क्या क्या दिया है, सोच सोच पहले तेरे को क्या क्या दिया है, समझ। स्पीड ऑफ साउंड पहले तो तेरे को दी है ना, तो V1 तेरे को दिया है सर 330 दिया है। चल हो गया। क्या पूछा है तेरे को, उसने बोला है वेलोसिटी ऑफ अ साउंड टू बी डिक्रीज्ड टू 1/3। इसका मतलब बता सकता है तू? इतना मुश्किल नहीं है ओ खजूर, इतना मुश्किल नहीं है इस बात को समझना। सोच क्या कह रहा है ये, स्पीड ऑफ साउंड इज डिक्रीज टू 1/3 टाइम्स, यानी कि V2 मेरा V1/3 हो गया। क्या यही मतलब नहीं है इसका? ठीक है ना, डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दे। वैसे देखो पता है तो इसको 330/3 भी लिख सकता है, बट जरूरत नहीं है लिखने की, ऐसे ही छोड़ दे। V1 मेरा 330, V2 मेरा V1/330, V1/3। यहाँ तक तू समझ गया? अब बता, पहले टेम्परेचर नहीं दिया था तो T1 मान ले, तो पहले टेम्परेचर तू क्या मान ले, T1 मान ले, एज्यूम कर ले कि T1 है, और T2 तेरे को निकालना है, T2 तेरे को निकालना है। अब फॉर्मूले में डाल और ट्राई कर मुझे आंसर बता 30 सेकेंड्स में। फॉर्मूले में डाल और ट्राई कर, 30 सेकेंड्स तेरे को अब दे रहा हूँ, कोशिश कर, कोशिश कोशिश कर, ध्यान से हो जाएगा। कोशिश कर, देख कोशिश कर, हो जाएगा, हो जाएगा तेरे से। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, सोच, तेरे बस की है। तू नहीं तो कोई नहीं, तू नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो तू भी कर सकता है इस टेम्परामेंट के साथ जी। फॉर्मूला सोच फिर से, तेरे को क्या निकालना है, तेरे को T2 निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, देख तेरे पास फॉर्मूला होता है V2/V1 का। क्या फॉर्मूला होता है, √T2/T1, ये होता है ना। तो T2/T1 को क्या लिख सकता है बता, सोच। तो ये लिख सकता है V2/V1 का होल स्क्वायर, लिख सकता है या नहीं? सिखाया था तेरे को फॉर्मूला, सिखाया था, झूठ मत बोलियो। अब गजनी खजूर बनने का टाइम नहीं है, अब आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। अब बता मुझे, तेरे को क्या निकालना है, बोल। T2 निकालना है, T2 ऐसे ही रहने दे, है ना, डिवाइडेड बाई T1 भी ऐसे ही रहने दे। अब बता V2 क्या हो जाएगा, V2, 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 बोल जल्दी से बोल। V2 कितना है, V1/3 है, डाल सकता है यहाँ पे, V2 की जगह डाल सकता है V1/3, और V1 को ऐसे ही रहने दे, वहीं का वहीं रहने दे V1 को, और इसका स्क्वायर कर दे। देख V1 से V1 कटता है नहीं कटता, कट गया। तो देख T2/T1 कितना आ गया, देख कितना आसान है सर, 1/3 का स्क्वायर आ गया। क्या करेगा 1/3 का स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, यही तो है ना, यही तो मतलब है, यानी कि 1/9 ही तो हो गया। हो गया क्वेश्चन। T2 कितना हो गया, देख T2 कितना हो गया, 1/9, और इस T1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे T1, तो T1/9, 1/9 टाइम्स हो गया। कितना हो गया बोल, 1/9 टाइम्स। ऑप्शन बी, देख ध्यान से, ऑप्शन बी, चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर, देख तूने कोई गलती करी है, फिर से देख ध्यान से कहाँ गलती करी है। मैं देख रिपीट कर रहा हूँ, तेरे कहने से पहले कर रहा हूँ, अगर तू सुनेगा तो तेरे को समझ में आएगा, और तूने मन बना लिया है कि नहीं मैं समझूंगा नहीं, मैं बस लिखूंगा, मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया, तो जिंदगी भर यही करता रहेगा। कल मैं इतना बीमार था, अगर मैं अपना मन में ये सोच लेता ना मैं कल लेक्चर नहीं लूंगा, तो कुछ भी कर ले मैं नहीं उठ के आता। मैं इतना बीमार था, घर वालों ने कहा मत जा, एक दिन सेक्रीफाइस कर ले, कोई बात नहीं, बच्चों समझ जाएंगे। पर मैंने अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट रखा था, नहीं मैं लेक्चर लूंगा। इतना बीमार था, डॉक्टर ने कहा था कल मत जाइए, मैंने कहा नहीं मैं लेक्चर लूंगा, तो मैं हूँ तुम्हारे सामने यहाँ खड़ा हूँ। अगर तूने मन बना लिया है ना मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से होगा ही नहीं तो नहीं होगा, और तूने मन कर बना लिया ना नहीं मुझे करना है ऐसे कैसे, तो तेरे से होगा भी। तो पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड ला लाइफ में। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो तेरा सिलेक्शन नहीं है, मैं तेरे को कह रहा हूँ, तू आज यहाँ है कल दूसरे सेक्शन में बैठा होगा और यही कमेंट कर रहा होगा। पर अगर तेरे दिमाग में ये बात फिट हो गई है कि मुझे क्लियर करना है, समझना है, मैं समझने के लिए आया हूँ, तो तेरे को कोई रोक भी नहीं पाएगा। सुन अब ध्यान से, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तेरे लिए, तू मेरा अपना खजूर है इसलिए तेरे को इतनी बात समझा रहा हूँ, नहीं तो फ्री का ज्ञान तो मैं देता भी नहीं हूँ। मैं फालतू में मैं आते जाते लोगों को ज्ञान नहीं देता हूँ। जो मेरे अपने खजूर है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको मेरे पे ट्रस्ट है, तुम आए हो इसका मतलब तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है, इसलिए समझा रहा हूँ तेरे को। कल को तू बोलेगा मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं तो कहीं और पढ़ूंगा, मैं तेरे से बात भी नहीं करूंगा। क्या करना है फिर मुझे बात करके जब तेरे को ट्रस्ट नहीं मेरे पे। सुन, देख, V2/V1, T2/T1, इसमें कोई दिक्कत थी तेरे को? नहीं होनी चाहिए ना, ये फॉर्मूला तेरे को समझाया था। अब तेरे को निकालना क्या है, तेरे को देख, V1 पता चल गया है, V2 पता चल गया है, 1/3 हो गया। देख यहाँ स्टेटमेंट से बात क्लियर हो गई थी। तेरे को फाइनल टेम्परेचर निकालना है, द टेम्परेचर शुड चेंज टू, मतलब
टेम्परेचर फाइनल पूछ रहा है, इनिशियल तूने T1 मान लिया तो T2 तुझे निकालना है। क्वेश्चन का मतलब समझा, अच्छे से समझा, टेम्परेचर चेंज करना है, फाइनल निकालना है, इनिशियल T1 मान लिया तो T2/T1। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया सर आपने, इसी से क्यों नहीं निकाल लिया, क्योंकि तेरे को V1 या V2 नहीं निकालना, तेरे को टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखना चाहिए ना। वेलोसिटी निकालनी होती तो मैं ऐसे ही रहने देता, पर टेम्परेचर का फॉर्मूला निकाल दिया ताकि हम टेम्परेचर निकाल सकें। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। V2 कितना आया देख, V1/3, तो मैंने V2 को क्या डाल दिया, V1/3। V1 नीचे ऐसे ही, V1 कट गया, ओ कट गया यार, एनी टेंशन क्यों लेनी। देख V1/3, ये मैंने कल तेरे को सिखाया था ना, देख V2/V1, और तेरे को V2 ऑलरेडी पता है कितना है, जल्दी से बोल, ये तेरा कितना है, V1/3 है, पता है ना। तो जब तू V2 को डालेगा V1/3, तो V1 ऐसे ही रहेगा, ये कट जाएगा, वही किए, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया, खत्म। तो T2/T1 फाइनल बाय इनिशियल 1/9, तो तुझे पता चल गया फाइनल टेम्परेचर 1/9 टाइम्स इनिशियल है, फाइनल टेम्परेचर 1/9 टाइम्स इनिशियल है। ये तो पूछा था। एक बार अब मुझे चैट में बता दे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तेरे को समझ में अब तो आया होगा, कोशिश करेगा तो आ जाएगा भाई, घुटने मत टेकियो, ठीक है, घुटने मत टेकियो, हो जाएगा। T1 नहीं पूछा, अगर कहीं बच्चे इसका आंसर 9 टाइम्स लिख रहे हैं, T1 9 टाइम्स T2 है, ये है इनिशियल और ये क्या है, फाइनल। तेरे से ये पूछा है कि इनिशियल टेम्परेचर फाइनल के कितने गुना है, या तुझसे पूछा है फाइनल इनिशियल के कितने गुना है। खुद सोच, कई बच्चे इसका आंसर 9 लिख रहे हैं, तो वो गलती क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर T1 9 गुना है फाइनल के। ये नहीं पूछा फाइनल कितने टाइम्स है इनिशियल के, ये पूछा है, इसलिए ये आंसर गलत हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा 9 क्यों नहीं आंसर आ रहा, 1/9 क्यों आ रहा है, बाद वाला कितने टाइम्स है इनिशियल के, ये पूछा है। अब देखा ध्यान से, क्लियर, अब डन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 9 क्यों नहीं आंसर समझ में आ गया भाई। मैं बताता हूँ, मैं आपके जरिए होता तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता सर, T1 9 टाइम्स T2 आ रहा है, हम 9 क्यों नहीं लिख रहे आंसर, इनिशियल 9 टाइम्स है फाइनल के, ये थोड़ा ना पूछा है। फाइनल कितने टाइम्स है इनिशियल के, ये पूछा है। फाइनल मतलब T2 कितने टाइम्स है T1 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चल आगे बढ़, अगला देख क्वेश्चन, जेई मेंस का सवाल। तुम डरते हो ना नीट से, जेई मेंस का सवाल है। जेई मेंस देख ले, यहाँ पे बोल रखा है दो स्ट्रिंग है x और z, मेड ऑफ सेम मटेरियल, हैव टेंशन Tx Tz, इफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर 450 एंड 300 हर्ट्ज। भूल जा क्वेश्चन को, बस तेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी को मान लेता हूँ मैं F1, इसको मान लेता हूँ F2। अपने को क्या लेना देना, क्वेश्चन में क्या दिया, अपने को तो फ्रीक्वेंसी चाहिए सर, मिल गई फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी 450, ये 300। अब वो बोल रहा है टेंशन, ठीक है ना, ये टेंशन थी T1, मतलब इसको Tx लिखा हुआ है, ये टेंशन है Tz, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे लिख ले, एक काम कर, इसको पहले वाले का लिख ले फ्रीक्वेंसी Fx, और इसको लिख ले Fz, चलेगा। अगर टेंशन Tx Tz लिया, 1 2 नहीं लिखा ना इसने, Xz लिया, तो तू भी यहाँ पे पहली वाली फ्रीक्वेंसी Fx, इसकी फ्रीक्वेंसी Fz। अब तेरे से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देख ध्यान से, तेरे से पूछ रहा है Tx/Tz क्या होगा। और देख, तेरे को मैंने हिंट दे दिया, क्योंकि तेरे को फॉर्मूला नहीं पता ना, इसलिए मैंने तेरे को हिंट दे दिया। क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, जेई मेंस में ये नहीं दिया था, ये मैंने दिया, क्योंकि अभी तेरे को मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, पर तू चैप्टर पढ़ लेगा तो तेरे को ये फॉर्मूला पता होगा। तुझे पता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टेम्परेचर के, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टेम्परेचर के। तो यानी कि तू मुझे बता, यहाँ से मैं तेरे से अगर पूछूं Fx/Fz, तो तू ये लिख सकता है Tx/Tz, बता जल्दी से बता, लिख सकता है अंडर रूट में, लिख सकता है। पर मैं तेरे से तो Tx/Tz पूछ रहा हूँ, तो Tx/Tz क्या होगा, स्क्वायर रूट है, हटेगा क्या, Fx/Fz ही रहेगा या इसका स्क्वायर हो जाएगा, बता। स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, देख यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसको हटाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, जैसे पीछे किया था। यानी कि सर ये तो अब निकल जाएगा, हमें जो सॉल्व करना है वो निकालना है Tx/Tz, ये हमें पता है Fx/Fz, इसका स्क्वायर आ रहा है, Fx/Fz का स्क्वायर आ रहा है। अब आंसर तुझे बताना है, बाकी क्वेश्चन तुझे करना है। ये जेई मेंस का सवाल है, 2 सितंबर 2020 में आया हुआ। जेई मेंस जिसको नहीं पता, शिफ्ट्स में होता है, इसलिए यहाँ शिफ्ट नंबर लिखा है।
3 दिन लगातार चलते हैं, एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं, 3 या 4 दिन में चलता है ये, कई बार 8 शिफ्ट में होता है, कई बार 6 शिफ्ट में भी हो जाता है। अब बताओ मुझे। क्या तेरे से ये सवाल बनता है? क्या तू ये सवाल के लिए बना है? क्या तू ही है डॉक्टर अगले अपकमिंग ईयर में? तो डेफिनेटली तू ही है यार। एफ कितना है? 450 डिवाइडेड बाय 300। ध्यान से देख, ध्यान से। इसका स्क्वायर पहले तो 3 से डिवाइड कर, आधा काम हो जाएगा। ये आ जाएगा सर 100 और ये आ जाएगा 313530, यानी कि सर 150 डिवाइडेड बाई 100 और इसका स्क्वायर है। तो तुझे पता है यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा। 15 का स्क्वायर तेरे को याद है मैंने लिखवाया था 225। 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देख 2 0 है ना, तो 2 जगह डेसिमल आएगा, 2.25, दैट्स इट, 2.25। आसान, बहुत इजी, डैम इजी यार, बहुत इजी है। जेई मेंस वालों को क्या हो गया यार, इतने खजूरों ने, नीट के खजूरों ने आंसर कर दिया, जेई मेंस के क्वेश्चन का आंसर कर दिया तुमने भाई। क्या चाहते हो? जेई मेंस करना है क्या? छोड़ दें हम नीट की तैयारी? अरे देखो, सब एग्जाम एक जैसे ही होते हैं, अपन को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना अपने को। अगर आप मेहनत करोगे तो ऐसे ही आंसर आते जाएंगे। कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? खजूर एक बार कमेंट में आग लगा दे AK-47, ताकि मेरे गले में भी थोड़ा सा और जोश आ जाए। मैं ज़्यादा तेज चीख के नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मन करता है चीख के बोलने का, बट बैठ जाएगा गला। और आग लगा दे यहाँ कमेंट में, पता चल जाए मुझे कि तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, क्लियर, डन है, मज़ा आ गया यार। अगर पोल नहीं भी आए तो टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका पोल आ रहा है वो पोल में करे, नहीं आ रहा तो टेक्निकल इश्यू होगा। एक बार ना लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ ना, एक बार अपडेट कर लेना ऐप को, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। एक और करें क्या? ओहो हो, तुम्हें तो चस्का लग गया जेई मेंस के क्वेश्चन करने का। एक और जेई मेन का क्वेश्चन है। अब पर ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। पर अब यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा इनवर्स रिलेशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इनवर्स रिलेशन। तो पहले मैं तुम्हें इनवर्स रिलेशन के बारे में बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ये वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? गामा RT/m। देख रहे हो ध्यान से, गामा RT/m। यहाँ पे m क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा m के बारे में समझा देता हूँ। m होता है मोलिक्यूलर वेट। m क्या होता है बोलो? मोलिक्यूलर वेट। क्या आमने सामने है? क्या v और m आमने सामने है या नहीं? नहीं, ये कट्टर दुश्मन है भाई, दुश्मनी है यहाँ पे, दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। आमने सामने तो नहीं है सर, आमने सामने तो नहीं है सर। आप देखोगे सर, यहाँ पे v और m का रिलेशन कुछ ऐसा है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। देख रहे हो ध्यान से, v बढ़ा तो m घटेगा, m बढ़ा तो v घटेगा। तेरी जीत मेरी जीत नहीं है, तेरी हार मेरी हार नहीं है, तेरी हार मेरी जीत, मेरी जीत तेरी हार। ठीक है ना? यानी कि सर यहाँ पे क्या बोलोगे, तेरी हार मेरी जीत, तू हारा मैं जीता, मेरी मेरी हार तेरी जीत। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? अगर m बढ़ा तो ये घटेगा, अगर m घटा तो ये बढ़ेगा। इसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, बट सिर्फ m पे नहीं है, m की पावर भी है। पर ये कब लिख सकते हैं? अब मुझे एक बार चैट में बताओ, व्हेन ये कब लिख सकते हैं? तुम्हें पता है ना ये कब लिख सकते हैं? पहले कमेंट्स में बताओ ये कब लिख सकते हैं। हर बार नहीं लिख सकते। व्हेन ये कब लिख सकते हैं? ऐसा मैं कब लिख सकता हूँ, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, अगर इफ बाकी सब कांस्टेंट हो जाए। मतलब सर यहाँ पे गामा r और t कांस्टेंट होने चाहिए, ये बदलने नहीं चाहिए। आया समझ में? कब होना चाहिए बोलो जल्दी से, देखो, जब मेरा गामा, जब मेरा आर और जब मेरा टी कांस्टेंट हो जाएगा, जब वो बदलेगा नहीं। जब मैं कहूंगा इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट बदल रहा है। ठीक है ना? सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट बदल रहा है, टेम्परेचर नहीं। सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट बदल रहा है, ना गामा बदल रहा है, ना आर ना टी, तब हम लिख सकते हैं। आया ना समझ में?
ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V1/V2 इज इक्वल्स टू √M1/M2। क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है क्या मैंने, या फिर मैं ये लिखूं, या फिर मैं ये लिखूं V1/V2 इज इक्वल्स टू √M2/M1? कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग, कौन सा सही है? चलो बताओ चैट में। वी डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है, ध्यान से देखो। आमने सामने है क्या? आमने सामने नहीं है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, इसके कदमों में ये, इसके कदमों में ये, आमने सामने नहीं है भाई। सेकंड वाला सही है, यानी कि पहले वाला गलत है सर, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। ये वाला गलत है रिलेशन, ये वाला सही है, ये नहीं होगा, ये होगा। अब आ गया ना समझ में? गड़बड़ नहीं करेगा ना भाई एग्जाम में? जल्दी से बता, गड़बड़ तो नहीं करेगा? अगर तुझे ये समझ में आ गया तो तू इस क्वेश्चन को कर सकता है, ये क्वेश्चन तू कर सकता है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन अ हाइड्रोजन गैस टू द साउंड इन ऑक्सीजन गैस। बट तेरे को मोलिकुलर वेट मैं दे दूं, वैसे तेरे को पता होना चाहिए। ओए खजूर, तेरे को पता है मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन गैस का, मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का? चल केमिस्ट्री की क्लास पे आते हैं, फिजिक्स तो तू कर ही लेता है ना, केमिस्ट्री बता। चल पहले मोलिकुलर वेट बता हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। देखता हूँ जरा, मैं देखता हूँ। H2 लिखेगा। हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रहता, वो अपने साथ एक दूसरा रखता है। ऐसी ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं रहता, O2 रखता है। नोबल गैसेस जो होती हैं केमिस्ट्री में वो अकेले रहती हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, वो मोनो एटमिक होती हैं। ये डाई एटमिक, डाई, दो, यानी कि हाइड्रोजन का होता है मोलिकुलर वेट 2, सही है। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 या 32, ऑक्सीजन का 16 या 32, जल्दी से बोल, ऑक्सीजन का 16 या 32? ऑक्सीजन का 32। अब आजा क्वेश्चन पे। अब मुझे बता यहाँ पे तेरे को क्या निकालना है, V ऑफ हाइड्रोजन बाई V ऑफ ऑक्सीजन। चेक कर, यही निकालना है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी कि VH2 टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन यानी कि VO2। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में क्या स्पीड है और ऑक्सीजन में क्या स्पीड है? फॉर्मूला सोच क्या है, √ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ O2 है तो O2 यहाँ आएगा और हाइड्रोजन यहाँ है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। चेक कर, क्या यही आना चाहिए? ऑक्सीजन का 32 और हाइड्रोजन का 2। ओ हो, ये तो 16 आ गया, और √16 क्या होगा? 4। आया समझ में? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आंसर बता क्या आया तेरा, सही सही आंसर बता दियो, मुझे गड़बड़ मत करियो। आंसर क्या आ रहा है तेरा? ऑप्शन बता कौन सा आ रहा है, 4:1। चेक कर ले, 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 अच्छे से देख ले। ऑक्सीजन का आप 16 लिख रहे हो, बट O2 लेना है, O2, O2 2 इंटू 16 कर रहे हैं खजूर, 32। मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं करो। कई बच्चे 16 लिख रहे हैं अभी भी, मैं O का नहीं पूछ रहा, O2, 2 दिख रहा है, ऐसी H2 तो 2 इंटू 1, इसलिए 2। केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है ये, फिजिक्स नहीं है, तो इसलिए फंस रहे हो तुम लोग। अब तुम मेरे को ब्लेम मत करना, फिजिक्स का मास्टर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तुमको। अब बताओ, जिसने गलत किया उसको समझ में आया? कमेंट्स में लिखो AK है। बेटा अब इसमें तेरे को क्या कंफ्यूजन हो गई, मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आया बेटे। अब तो तेरे को सामने सामने फॉर्मूला नजर आ रहा है बेटे, मोलिकुलर वेट का ही तो रेशियो लेना है। अब बता मुझे, कंफ्यूज खजूर, बस मुझे कमेंट में ये लिख दे तू कहाँ कंफ्यूज है, फिर देख मैं तेरे को बताता हूँ। तू कंफ्यूज खजूर जो लिख रहा है ना, ये बता क्या चीज़ समझ नहीं आई तेरे को? ये नहीं पता मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो मैं तेरे को वो भी बता रहा हूँ। मैं तो तेरे को बस पुट करने के लिए कह रहा हूँ। अब इसमें क्या कंफ्यूजन आ गई बाबू? ओ मेरे बाबू, क्या चाह रहा है? ऐसे मत कर, अन्याय मत कर अपने टीचर पे, इतना भी मत कर यार। ठीक है, सही तो है यार, अब तो ठीक है यार, ये मत करो यार तुम, अब ठीक है यार, इतना भी मत करो यार। अब ये तुझे नहीं समझ में आया, मैं नहीं मानता। ना 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 ना, तू मेरा बेवकूफ़ बना रहा है, या तो तू स्पैम कर रहा है या तू मेरे को बेवकूफ़ समझ रहा है। अब तुझे मैं सामने लिख के दे रहा हूँ, अब मैं तेरे को मोलिकुलर वेट भी बता रहा हूँ। अबे ये तो तूने केमिस्ट्री में पढ़ा है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1H1 होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 है इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 1 करा, ऑक्सीजन O2 है इसलिए 2 इंटू 16 करा। ठीक है, मैं नहीं खेल रहा, मैं बोल दूं मैं नहीं खेल रहा, ऐसे करेगा यार अब तू। चल आगे बढ़। अब देख, फिर से मैंने तेरे को एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, वी का फॉर्मूला गामा P/ρ। P यहाँ पे प्रेशर होता है, हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, वैसे मैं लिख देता हूँ। P यहाँ पे प्रेशर है,
और रो यहाँ पे डेंसिटी है, रो यहाँ पे डेंसिटी है। ठीक है, अब तू मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएगा, मैं नहीं करूंगा, तू करेगा, क्योंकि एग्जाम तूने देने जाना है, मैंने नहीं। 60 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ, ट्राई करते को जो समझ में आता है वो कर। कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे भाई, कर दे कर दे कर दे, कर लेगा तो जल्दी बता फटाफट। क्या रिलेशन नजर आ रहा है वी और रो में? डायरेक्ट है या इनवर्स है? तेरे सामने है। अगर तू चश्मा लगाता है तो चश्मे का नंबर सही करा, अगर तेरे को नहीं नजर आता कि ये इनवर्स रिलेशन है, और अगर नहीं लगाता है तो सही टाइम है। ठीक है, अब तो इतने सारे ऑनलाइन वर्जन आ गए हैं, ऑनलाइन चश्मे आ जाते हैं घर पे। सही वाला चश्मा लगा, ठीक है, अकल का चश्मा लगा ले, ठीक है, नकल का नहीं, अकल का। ध्यान से देख, ध्यान से। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, बताऊं तुम्हें सच्ची बताऊं, चलो तुम तो अपने खजूर हो, तुम किसको क्या ही बताओगे। बहुत फायदा हो रहा है जो मेरा गला बैठा हुआ है। सोच रहे हो आप लोग, पता है कैसे? कल मैं घर गया, मेरी बीवी ने मुझसे दो चार सवाल करे, जैसे ही घर जाते हैं ना भाई, ये शादी लड़कों को बता रहा हूँ मैं, बड़े इनको लगी रहती है शादी की, मत करना फंस जाओगे। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। घर गया, बीवी का चालू, तुम वो लेके आए, तुम ये लेके आए, आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज हम क्या बना रहे हैं। कल मैंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों? वो जब पूछती थी मैं ऐसे गले पे करता था तो कहती अच्छा अच्छा अच्छा, गला खराब है, मत बोलो मत बोलो। फिर वो कुछ सवाल करती थी तो कहती अच्छा चल गला खराब है, मत बोलो। बेनिफिट्स। अब मेरा गला ठीक भी हो जाएगा ना तो मैं बताऊंगा नहीं उसको, तुम मत बता देना भाई कुछ, ठीक है, पर बेनिफिट्स है, ठीक है। आई एम रियली इंजॉइंग माई गला खराब, बाकियों का पता नहीं, ठीक है ना। मैं नहीं बताऊंगा उसको मेरा गला सही हो गया है, मैं कहूँगा आज मैंने क्लास ली नहीं जाके, ठीक है ना। उसे क्या पता आज कौन सा यूट्यूब पे आ रही है ना। तुम मत बताना बस, ठीक है ना, लायक ही मत करना तुम। चलो, V1/V2 कैसे निकालेंगे यहाँ पे? V1 डिवाइडेड बाई V2। पहले तो देख इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ध्यान से देख, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है ρ2/ρ1, ठीक है, ρ2/ρ1। अबे ओए हंसो मत ओए, क्वेश्चन कर लो तुम लोग, नलायको। V2/V1 ρ2/ρ1, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन में ρ1/ρ2 दिया है और तुम तो ρ2/ρ1 निकाल सकते हो। अबे भाई ρ1/ρ2 क्या होगा? देख 4/1 हो गया ना, कुछ नहीं है डिवाइडेड में ना। ये देख गड़बड़ मत करियो, ρ1/ρ2 क्या दिया है? 4/1 दिया है। उल्टा कर दे, उल्टा कर दे, उल्टा कर दे, उल्टा लटका दे, ρ2/ρ1 उल्टा कर दे, 1/4 हो जाएगा। अब डाल दे यहाँ पे, ठीक है ना, 1/4, ये हो गया 1/2, ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके, सही है, ठीक है, चल आ गया। अबे तुमने गलत काहे को करा भाई आंसर? V1/V2 कौन सा तुमने गलत किया? बहुत पिटाई करूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना। क्या किया है ये तुम लोगों ने गलत? कैसे? 39% खजूरों ने आंसर सही किया है। ओ, क्या कर रहे हो? वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो के, तो क्या करना था? V1/V2। क्या ρ2/ρ1 नहीं होना था? डांट खा लोगे तुम मेरे से, तुम मेरी कहानियों में खो गए थे, जवाब सही नहीं दिया। चैट में बताओ क्या गलती करी, जल्दी से चैट में बता क्या गलती करी। उल्टा कर दिया, ρ1/ρ2 कर दिया होगा तूने, यही किया ना तूने, ρ1/ρ2 किया ना। क्यों, क्यों ऐसा कर रहा है भाई? ठीक है, ऐसा मत कर, भगवान के लिए ऐसा मत कर, कुछ तो तरस खा, कुछ तो रहम कर। क्या कर रहा है यार, इतना आसान था यार, क्या कर दिया तूने? सही है, ठीक है, ध्यान से बता क्या गलती करी, क्या गलती करी थी तूने? मिस्टेक से उल्टा कर दिया था ना, उल्टा लिख दिया था ना तूने। सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, सो सिली सर। रूट नहीं ध्यान दिया, रूट लगाना भूल गया। अरे यार खजूर, ऐसा करेगा क्या? ऐसा करेगा, रूट लगाना भूल जाएगा क्या? गजनी खजूर है तू तो, 1 मिनट में रूट भी भूल गया, कल को मुझे भूल जाएगा। हैं, ऐसे करेगा क्या? क्या बात कर रहा है, ऐसे मत कर, ठीक है। चल, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मिस्टेक हो गई ना, रूट लगाना भूल गया, कुछ भी करा पर समझ में आ गया ना गलती क्या की। अब तो समझ में आ गया, क्लियर है। अरे भाई देख, वी का रिलेशन इनवर्स है, दिख रहा है तेरे सामने, फॉर्मूला क्या दिया है, वी दे रखा है तेरे को, गामा p/रो। आमने सामने है क्या? ये आमने सामने है? नहीं है, तो तू V1/V2 को क्या लिख सकता है बता?
√2/√1 लिख सकता है, अंडर रूट भी लगा हुआ है। आप बताते मुझे क्या दिक्कत है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, चलो मुझे बताओ, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, एरिया पे कैसे डिपेंड करती है? याद करो, 10th क्लास को अपनी याद करो। यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी होती है, ए एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है तुम लोगों को? एल यहाँ पे लेंथ होती है। अरे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? किसी को कोई फॉर्मूला याद आया क्या? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? R = कोई फॉर्मूला जल्दी से बताओ फटाफट। अरे कोई बात नहीं, जिसने गलत करा पिछला मिट्टी पाओ यार, जेड़ा गलत हो जाए ना उन्होंने भूल जाओ। बस ये याद रखो, गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, दोबारा से गलती नहीं करनी है, वो भूल जाओ, ठीक है ना? भूल जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। जस्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा अब इसमें, फटाफट बोलो। अरे तुम्हें याद है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, इसका एक फॉर्मूला होता था ρL/A। क्या फॉर्मूला होता था बोलो? ρL/A। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, याद आ रहा है? लेंथ। ए क्या होता था? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो क्या होती थी यहाँ पे? रेजिस्टिविटी। पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा था आप लोगों ने, याद आ रहा है? रेजिस्टिविटी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये कब लिख सकता हूं? R∝L कब लिख सकता हूं? व्हेन। और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं एरिया, व्हेन। कब लिख सकता हूं? ये कब होगा, ये कब होगा और ये कब होगा? बताओ जल्दी से। पहले वाले पे बात करते हैं, सबसे पहले ही बताओ, R∝L कब होगा? इसमें आपका रेजिस्टिविटी और एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? और ये कब होगा? ये कब होगा? इसमें आपका लेंथ और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तब लिख सकते हो। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? क्लियर है? हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे R1/R2 क्या लिखूंगा? कमेंट्स में बताओ मुझे। R1/R2 को क्या लिख सकता हूँ इस वाले में? जल्दी से बोलो, R1/R2 को क्या लिख सकता हूँ? और यहाँ पे R1/R2 क्या लिख सकता हूँ? सोच के बताना। यहाँ R1/R2 क्या लिख सकता हूँ, यहाँ R1/R2 क्या लिख सकता हूँ? सोच के बताना। यहाँ पे R1/R2 को लिख सकता हूँ L1/L2, सही है? सामने आमने सामने रिलेशन है, आमने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, आमने सामने है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। आमने सामने नहीं है, इनवर्सली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे क्या लिखोगे? A2/A1, A2/A1। आया समझ में? किस किस खजूर को अच्छे से समझ में आ गया? ध्यान से देख रहे हो? यहाँ पे L1/L2, यहाँ पे A2/A1। अच्छा देख, सुन मेरी बात, सुन ध्यान से। अगर इफ ओनली रो कांस्टेंट, अगर वो बोले सिर्फ रो कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट नहीं है, ए भी कांस्टेंट नहीं है, तो तू क्या लिखेगा? तो R1/R2 को क्या लिखेगा? ये सोच 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 सोच। देख, यहाँ पे तेरा रो और ए कांस्टेंट थे, यहाँ पे एल और रो कांस्टेंट थे। फॉर्मूला तेरे पास ये है, देख 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 ध्यान से देख, फॉर्मूला ये है। यहाँ पे तेरा रो और ए कांस्टेंट थे, दूसरे वाले में रो और एल कांस्टेंट थे। अगर तेरा सिर्फ रो कांस्टेंट है तो एल भी चेंज करेगा और ए भी। एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला ये बन जाएगा, देख रहा है? देख 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 देख, फॉर्मूला ये बन जाएगा। फिर समझ में आया अच्छी तरीके से? क्लियर है? अगर सिर्फ अबे मैंने पूछा रो कांस्टेंट है, बच्चे ने लिख दिया ρ1/ρ2। भाई लल्लू राम है क्या? रो तो कांस्टेंट है, उसको क्यों लिख रहा है ρ1/ρ2? रो तो कांस्टेंट है, रो को तो लिखना ही नहीं है। जो कांस्टेंट है रेशियो में वो नहीं दिखता। अबे जो कांस्टेंट है रेशियो में नजर नहीं आता है, उड़ जाता है। कांस्टेंट चीजें रेशियो लेते टाइम उड़ जाती हैं, कट जाती हैं। तो ρ1/ρ2 मत लिख दियो यहाँ पे। यहाँ पे रो कांस्टेंट है, लेंथ भी बदलेगी, एरिया भी बदलेगा। तो पहले लेंथ, लेंथ के साथ आमने सामने का रिलेशन, एरिया के साथ ऐसा वाला। अब आया समझ में? इवन इवन सुन 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 खजूर, ध्यान से सुनियो। इवन तू पीछे वाले क्वेश्चंस में भी कर सकता था। इवन तू पता है इन क्वेश्चंस में भी कर सकता था। जैसे कि मैं तेरे को ये वाला रिलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे तूने फॉर्मूला लिखा था ना, V = सुन, गामा RT/M।
ठीक है, यहां भी तू कर सकता है। इफ गामा आर एम कांस्टेंट, अगर गामा आर और एम कांस्टेंट थे तो तू यहां पे लिख रहा था v1/v2, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी के, तो तू लिख रहा था t1/t2। और अगर तेरे पास गामा आर और एम, गामा आर और टी कांस्टेंट थे, गामा आर और टी कांस्टेंट थे, ये चीज चेंज नहीं कर रही थी, तो v1/v2 को तू यहाँ पे क्या लिख रहा था, यहाँ पे √m2/m1। ठीक है, और सुन, अगर तेरा आर टी, अगर तेरा आर टी और एम, वैसे ऐसे कभी होगा नहीं कि टी और एम भी कांस्टेंट हो जाए, ऐसा वैसे कभी होता नहीं। अगर सिर्फ तेरा आर कांस्टेंट हो, सोच, अगर सिर्फ तेरा आर कांस्टेंट हो, यहाँ आर रेजिस्टेंस नहीं है, गैस कांस्टेंट होता है, ओनली आर कांस्टेंट, बाकी सब वेरिएबल है। दो गैसेस का मोलिकुलर वेट सेम तो होता नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ तेरा आर कांस्टेंट है, यहाँ गामा आर एम कांस्टेंट था, यहाँ गामा आर टी कांस्टेंट था, तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनियो, ध्यान से समझ, तो देख ध्यान से, ऐसे अंडर रूट लगा दे, देख v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गामा, तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, देख डायरेक्ट है या इनवर्स है, पहले देख ले, तेरी नजर है, तू अपनी आंखों से देख, मेरे पे विश्वास मत कर, मैं तो, मुझ पे क्यों विश्वास करना सर, आपको विश्वास के लायक हो, हूँ, ऐसे मत बोलो हूँ, बट फिर भी देख डायरेक्टली रिलेटेड है, तो तू क्या लिखेगा यहाँ पे, गामा 1/गामा 2। ठीक है, आर नहीं लिखना, आर कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो नहीं दिखेगा रेशियो के टाइम, t1/t2 और m2/m1, ये लिखेगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं करा कि गामा एम सेम कर दो और गामा अलग कर दो, कभी ऐसा नहीं होगा, मोलिकुलर वेट दो गैसेस का सेम नहीं होता, केमिस्ट्री तो तुम पढ़ते हो यार, है ना, नहीं होता है ना, इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो v1/v2 अगर मैं लिखूंगा तो गामा 1/गामा 2, t1/t2 और m2/m1। जल्दी से देखिए यहाँ पे, बात समझ में आई अच्छे से, फिर से सुन ले, फिर से सुन ले, सुन मैं बोल रहा हूँ, सुन, अगर गामा आर एम कॉन्स्टेंट है, गामा आर एम कॉन्स्टेंट है, तो रेशियो में ये नजर नहीं आएंगे, जो कॉन्स्टेंट है रेशियो लेते टाइम नजर नहीं आते, रेशियो में सिर्फ टेम्परेचर नजर आएगा t1/t2। गामा आर टी कॉन्स्टेंट है, तो रेशियो में देखो ना तो गामा दिखेगा ना आर ना टी, जब तू v1/v2 लिखेगा तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के, यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था t के, यहाँ पे v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के। अगर सिर्फ तेरा r कांस्टेंट है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तेरा गामा t/m के, ठीक है ना, r कांस्टेंट है, सिर्फ r कांस्टेंट है तेरा, तो तू यहाँ पे v1/v2 को गामा 1/, ये किस किस को अच्छे से चमक गया मुझे बता दे, देख ले ध्यान से, इतने बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ ना, इतने बेसिक से तूने पढ़ लिया होता ना तो तेरा सिलेक्शन पिछली बार ही हो जाता, पर मैं इतने बेसिक बता रहा हूँ ना कि जो तेरे को बाद में काम आने वाले हैं। तो खुद सोच के, तूने पहले बेसिक मैथ्स में ये चीज़ें पढ़ी थी, पढ़ी होती तो तेरे को दिक्कत नहीं आती चैप्टर में, अब नहीं आएगी, पर इसको याद रखियो, ठीक है, ध्यान से देख, एकदम बेसिक है, आज लेक्चर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने, कल का तो बहुत ही बेसिक था, आज थोड़ा सा बढ़ा दिया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं, है ना, बेसिक का भी बाप है सर, ठीक है, आ रहा है ना तेरे को समझ में अच्छे से। चल अब आते हैं कुछ फॉर्मूलाज पे, यहाँ पे आते हैं कुछ फॉर्मूलाज पे आते हैं, ध्यान से बता मुझे, कुछ फॉर्मूलाज तेरे को पता होंगे, ठीक है। एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है याद है, अगर यहाँ पे हम इसका रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर, सर्कल दिया है और इसका रेडियस दिया है आपको स्मॉल आर, तो एरिया का फॉर्मूला πr² तेरे को आना चाहिए। इवन तू सरकमफ्रेंस भी लिख ले इसकी, इसकी सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर भी तेरे से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जानता है ना पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस, अगर तू यहाँ पे एक सर्कल बना रहा है, एरिया का मतलब है तू ये रीजन का एरिया निकाल रहा है, सरफेस का एरिया निकाल रहा है, ठीक है ना, तो वो होता है πr²। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है ये जो लंबाई है इसको, सर्कमफ्रेंस का मतलब है इसकी लेंथ निकालना, ये जो इसकी लंबाई है, बाउंड्री है, उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जो बाउंड्री है उसकी लंबाई को सर्कमफ्रेंस। मान लो मैंने एक धागे से ये सर्कल बनाया है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, वो सर्कमफ्रेंस होती है, और वो होती है 2πr। बेसिक फॉर्मूला। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मान लिया हमने इस तरीके से बनाया है, इसके पास लेंथ है ब्रेथ है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 × L + B, जिसको तू ऐसे भी लिखता है 2L + 2B, दो सारी साइड्स को जोड़ दे, L + L, ये भी L है, ये B है, ये B है, तो 2L + B, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ट्राइंगल की अगर तू बात करेगा यहाँ पे, अब ट्राइंगल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग शेप के होते हैं। मैं इन जनरल कोई ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्राइंगल की हमें हाइट चाहिए होती है, इसको आप एच यानी कि हाइट कहते हो ट्राइंगल की। एच हो गई हाइट और इसका बी हो गया बेस, ठीक है ना, बी क्या हो गया बेस। ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, हाइट एच और बी हो गया बेस। ट्राइंगल का जो एरिया आप लोगों को याद रखना है वो याद रखना है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, नीचे बेस ऊपर हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसकी जो साइड्स है मुझे नहीं पता कितनी है, मान लेते हैं ये साइड मेरी ए है, मान लेते हैं ये साइड मेरी ए है, ये मेरी सी है, नीचे वाली बी है। तो जो उसकी सर्कमफ्रेंस होगी वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम होगा। वैसे मैं बताऊं इसकी सर्कमफ्रेंस कम ही पूछेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देगा जहां तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो एल प्लस एल प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप याद रख लो साइड्स का सम है। पैरेललोग्राम क्या दिखता है, पैरेललोग्राम जानते हो, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे और ऐसे, यानी कि दो साइड ऐसे पैरेलल और ये आमने सामने वाली साइड पैरेलल होंगी, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में भी हमें हाइट चाहिए होती है, इसकी हाइट h है, और बेस चाहिए होता है, इसका बेस b है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो सिंपली बेस इनटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है, अगर आपको बेस पता है और हाइट पता है, हाफ नहीं होता। ट्राइंगल में आता है हाफ बेस इनटू हाइट, इसमें आता है सिर्फ बेस इनटू हाइट। हाफ खा जाओ, मतलब ट्राइंगल के एरिया के डबल, हाँ, जो भी ट्राइंगल का एरिया उसके डबल। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, ट्राइंगल के एरिया का डबल हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, यहाँ पे क्लैरिटी है अब। और इसके बाद अगर आते हैं ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या है, दो साइड पैरेलल हैं, दो साइड नहीं होंगी। मान लो ये दोनों साइड पैरेलल हैं, बाकी की दोनों साइड पैरेलल नहीं है। कौन सी साइड पैरेलल है, आप ग्रीन कलर से देख सकते हो, ये ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, दो साइड पैरेलल है, ये साइड नीचे वाली साइड के पैरेलल है ना, ग्रीन वाली पैरेलल है, बाकी दो नहीं है। इसमें ये इसके पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल थी, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ट्रेपीजियम में ऊपर वाली नीचे के पैरेलल है, पर ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, बाकी दोनों पैरेलल नहीं है। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। इनका पेरीमीटर वगैरह नहीं पूछेगा, तो आप उससे टेंशन मत लो, इनका कभी सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर नहीं पूछता, तो इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ। इनका एरिया ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पैरेललोग्राम की बात करो या ट्रेपीजियम। अगर आपको साइड्स मिल जाए, सबको जोड़ दो, तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताई हैं। पहली बात पैरेललोग्राम, मैं अलग से दिखा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। पैरेललोग्राम ऐसे दिखेगा, ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें आप देख सकते हो, अगर आप इसको बोल रहे हो ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो बी है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल हैं। इसमें जो एरिया होता है, इसका फॉर्मूला था हाफ, जो भी इसका बेस है और जो भी इसकी हाइट होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, ये सॉरी हाफ नहीं आएगा, सिर्फ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल में हाफ आता है, इसमें सिर्फ बेस इंटू हाइट करना है आपको, सिर्फ बेस इंटू हाइट, हाफ मत लगाना, ट्राइंगल में आता है। ये दो ट्राइंगल से बना है, आप देखो बीच में एक लाइन खींच दो तो दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इसलिए दो ट्राइंगल के एरिया को ऐड करके आया ये। और ट्रेपीजियम ऐसे नजर आता है, ये ट्रेपीजियम है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, इसको भी आप ट्रेपीजियम कहोगे, ये भी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है ना। जहां पे आपको दो साइड पैरेलल दिखेंगी, दो पैरेलल नहीं दिखेंगी, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला है एरिया का, बहुत क्रूशियल है, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मान लो देखो ये वाली साइड कितनी है, मान लो ये साइड ए है, ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड है बी, तो हाफ ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड, जो दो पैरेलल साइड है उनका सम, सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का सम, और इनके बीच का डिस्टेंस। अरे भाई ये डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस इनके बीच में दिया जाएगा, ये इनटू डी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ए प्लस बी क्या था, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स का सम था,
और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो भी पैरेलल साइड्स हैं ये याद रखने पड़ेंगे भाई फॉर्मूले, याद रखने पड़ेंगे, ध्यान से देख। पहले मुझे यहां तक बता दे, ये फॉर्मूले याद रख लेगा भाई, नहीं पता थे तो याद कर ले। और मैं देखो बता रहा हूँ एग्जाम में पक्का ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे देखो एरिया निकालना पड़ता है यार, पता है ग्राफ के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफ्स। ग्राफ्स में एरिया भर भर के आएंगे, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ निकालना है, तो तुम्हें चाहिए होगा भाई एरिया निकालना तो आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, इजी है ना, आसान है ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी कॉन्सेप्ट की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन है, क्लियर, आगे बढ़ जल्दी से। कुछ वॉल्यूम और एरिया के फॉर्मूले इनमें भी देखने पड़ेंगे तेरे को, समझना ध्यान से। जैसे कि क्यूब, क्यूब को जानता है, क्यूब कैसा दिखता है, क्यूब देखो ये स्क्वायर है ना, इस तरीके से स्क्वायर है, स्क्वायर को भी देख ले ध्यान से। पीछे मैंने स्क्वायर के बारे में नहीं बोला था, है ना, पीछे मैंने स्क्वायर के बारे में नहीं बोला था ना, रेक्टेंगल लिखा था, स्क्वायर नहीं लिखा था। स्क्वायर का एरिया भी लिख लिया पीछे, मैंने स्क्वायर के बारे में नहीं बताया था, बट रेक्टेंगल जैसा ही होता है, सारी साइड बराबर होती हैं तो स्क्वायर हो जाता है। तो इसका एरिया कितना होता है तेरे को पता है, ए स्क्वायर। इसकी पेरीमीटर कितनी होती है, 4 साइड्स हैं, पेरीमीटर कितनी होती है पता है ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये होता है 4a। ठीक है ना, ये होता है 4a। ठीक है, अब आ जाए एक बार क्यूब पे। क्यूब की अगर तू बात करेगा, क्यूब बना है कितने कितने स्क्वायर से बना है, कोई बता सकता है? क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, याद रखोगे। इसमें अगर आपसे क्यूब बोले तो कितनी साइड्स होती हैं, इसमें पहले साइड्स भी काउंट कर सकते हो, पर ये भी देखो कितनी साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अरे भाई कितने स्क्वायर से बना है गिन सकता है, देख, एक ये स्क्वायर हो गया, एक ये स्क्वायर हो गया, एक पीछे स्क्वायर हो गया, एक ये हो गया, 6 स्क्वायर से मिलके बना है। 6 स्क्वायर को जोड़ के एक डब्बा बना सकता है तो जो क्यूब बनेगा, दिख रहा है? तो यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, 6 स्क्वायर से है। वॉल्यूम क्या होगी, अगर आप देखोगे हर साइड इसकी a है, तो हर साइड इसकी a है, तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो a इंटू ए इंटू ए क्यूब होती है, क्यूब की वॉल्यूम। क्यूबॉइड क्यूब से अलग है, क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो क्यूब से अलग है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होती, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं होती, यहाँ पे लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी। मान लो ये मेरी लेंथ, मान लेते हैं ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है, और इसकी हाइट h है। तो अगर तू यहाँ पे एरिया देखेगा तो एरिया तेरे को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट, और 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट, ये एरिया बनता है। इसकी जरूरत वैसे आपको नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, L इंटू बी टू एच। याद है ना आप लोगों को, वॉल्यूम याद है, एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। इनमें एरिया इतने काम के नहीं है, इनकी वॉल्यूम काम है। ये 3D ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर तुम कुछ स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप स्फेयर की बात करोगे तो स्फेयर का सरफेस एरिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, 4πr²। रेडियस इसका r ले रहे हैं। स्फीयर जानते हो, स्फीयर सर्कल में कोई फर्क होता है क्या? स्फीयर और सर्कल में कोई फर्क होता है? स्फीयर जानते हो? अच्छा चलो बताओ मुझे कमेंट्स में, स्फीयर सुना आपने कभी? स्फीयर कोई एग्जांपल दो स्फीयर का, पता है तुम लोगों को? क्रिकेट का फीवर चल रहा है भाई, फुटबॉल क्रिकेट में जो बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। सर्कल, सर्कल, ये जो कड़ा है, जो मैंने कड़ा पहना हुआ है, ये क्या है, सर्कुलर शेप का, इसको सर्कल बोलते हैं। इसके पास वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना, इसके पास वॉल्यूम नहीं है, इसके पास एरिया है, सर्कमफ्रेंस है। बट स्फीयर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके पास एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी। इसका एरिया होता है 4πr²। अगर इसका रेडियस मैंने आपको r दे दिया तो ये, और वॉल्यूम कितना होता है इसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। काम आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इवन सिलेंडर, सिलेंडर कैसे बनता है, ये सिलेंडर है, इसके पास 2 सर्कल हैं ऊपर नीचे, और फिर यहाँ पे इसके पास एक हाइट है h, रेडियस हाइट। तो अगर आप एरिया की बात कर रहे हो तो सिलेंडर का जो एरिया होता है, 2 सर्कल हैं ऊपर नीचे, 2 सर्कल का एरिया 2πr², और प्लस इसके आसपास का कर्व सरफेस एरिया होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो यहाँ पे कितना बन जाता है, 2πrh। ये इसका टोटल एरिया होता है।
ये इसका सर्कल का एरिया है, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व्ड एरिया, जो इसकी कर्व साइड है ये उसका एरिया होता है, कर्व्ड एरिया। और ये टोटल एरिया होगा, दोनों को जोड़ दो। एरिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जानते हो इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम इसका पाई आर स्क्वायर एच होगा। एरिया भी देख लिया हमने इसका, सरफेस एरिया भी, कर्व सरफेस एरिया भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आते हैं कोन पे। कोन, कोन के बारे में बताओ। कोन, कोन किसी ने देखा इस तरीके से? ठीक है, ये हमारा कोन है। अरे आइसक्रीम वाला, ये लेंथ अगर एल है, ये हाइट मेरी एच है, तो इसका जो एरिया, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो सिंपली होता है पाई आर एल। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से, वैसे इसका एरिया छोड़ो, एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इसका सिर्फ वॉल्यूम लिखो, एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, खामा का कंफ्यूज मत होना, पाई आर स्क्वायर एच, बस इतना याद रखना। वैसे मैं इसका एरिया भी लिखवा सकता हूँ, मैं नहीं लिखवा रहा, जरूरत नहीं है। लेंथ से निकाल सकते हैं इसका एरिया, पर जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखो। कई बुक्स में अगर आप इसका एरिया देखोगे तो ऐसे दे भी रखा होता है, अगर आप लिखना चाहते हो पाई आर आर प्लस एल, ऐसे दिया होता है, बट जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। मैंने लिख दिया है, तुम लोगों को ये ना लगे कि सर ने लिखवाया नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया है, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। इसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, इसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, इसका वॉल्यूम और एरिया दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, इसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ स्टार मार्क करें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे इसका एरिया भी इंपॉर्टेंट है, सर्कमफ्रेंस भी इंपॉर्टेंट है। ये तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों के लिए इसका एरिया भी इंपॉर्टेंट है, सर्कमफ्रेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम में भी एरिया इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने पीछे बता ही दिया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैंने स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, क्या लेक्चर और आगे बढ़ाऊं या फिर आज इतना ही रहने दूं? थोड़ा सा मैं भी अपना गला ठीक कर लेता हूं। आई होप समझ में आ गया। मैं वैसे और चीज़ पढ़ाने के मूड में हूं, बट थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, थोड़े से गागल्स करता हूँ, थोड़ा सा आवाज़ और निकलेगी, बेहतर निकलेगी। ठीक है, एंड करें क्लास को आज, क्लास को एंड करें। पहले मुझे एक बार चैट में बताओ क्या आप लोगों को क्लास मज़ेदार लग रही है? मज़ेदार का मतलब ये नहीं है मैं एंटरटेनमेंट नहीं करूंगा, ये मत कहना सर मज़ेदार नहीं लग रही, नाच गाना करो, वो नहीं होता है मेरे से। भाई टीचर हूँ मैं यहाँ पे, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट का मतलब है आपको अच्छे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपने पहले नहीं पढ़ी है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? पर एक वादा करो, ये जो मैंने अपनी वाइफ वाली बात बताई है ना, तुम लोग भैया कोई रील वील मत बना देना इसकी भाई साहब, नहीं तो ये मेरी आखिरी रील होगी। ठीक है, रील और रियल लाइफ का फर्क जानते हो तुम लोग। ठीक है, एक तो वैसे ही गला गया, तुम तो मुझे बिल्कुल बंद कराओगे। ठीक है, गला तो बंद है ही, सर भी बंद। ठीक है, मज़ा आया, सीखा। कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको लगे कि हाँ कोई चीज़ रह गई है, हम लोगों ने पढ़ी है सर से, पर अभी थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, तो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है यार तेरे को, तो उसको दोबारा देख सकता है। ठीक है, ओके, डन है, क्लियर है। कल मिलेगा मेरे से, फिर से मुलाकात करेगा। और भैया थोड़ी सी प्रे करियो सर का गला ठीक हो जाए, सर की थोड़ी सी हमें वो क्या कहते हैं, वो शेरों वाली आवाज़ सुनने को मिले, थोड़ी सी भारी आवाज़ सुनने को मिले। आज तो बिल्कुल गया पड़ा है। ठीक है, एंड आई लव यू ऑल। आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लास। आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो, अच्छे से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, चले, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। चल कल मिलते हैं अगली क्लास में। मैं तेरे को बताता हूँ मैं और तुझे और क्या पढ़ाने वाला था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में थी आज। मैं तेरे को कुछ कॉम्पिनेंटो डिविडेंडो, कॉमन लेना, एंगल, आर्क, रेडियस पढ़ाने वाला था, पर आज नहीं कर रहा हूँ मैं ये नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ये सारी चीज़ें कल करेंगे। आज मैं तेरे को बस ये बोल देता हूँ कि तेरे को होमवर्क वगैरह भी कुछ नहीं दे रहा हूँ, तू बस इतना रिवाइज करके रख ले, तू अच्छे से बस रिवाइज करके रख ले, बस इतना ही बहुत है। डीपीपी मैंने अटैच कर दिया, डीपीपी सॉल्व कर ले। और सुन मेरी बात ध्यान से, जो डीपीपी नंबर 1 है ना, उसका वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, बैठी हुई आवाज़ से ही कर लिया था, पर कल ही कर लिया था, तो तेरे को वो डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएगा कल। तो तुमको घबराना नहीं है, जो भी डीपीपी मैं दूंगा उसका वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। आज हिम्मत हुई तो आज वाली लेक्चर का भी डीपीपी सॉल्यूशन डाल दूंगा, नहीं तो उसको कल डाल दूंगा, पर मैं तेरे को जितनी भी डीपीपीज दूंगा उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन, ऑडियो नहीं वीडियो। घबरा मत, ठीक है ना? प्रॉमिस किया है ना, तेरे नीट का सफ़र हूँ, हम सफ़र हूँ, नहीं ना, इस सफ़र का हम सफ़र हूँ, तो तेरे साथ रहूँगा। ठीक है, चल टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।